हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मॉडर्न क्रिएटिव नोट्स। सो फ्रेंड्स, आज मैं सीबीएसई बायोलॉजी 10 लाइफ प्रोसेसेस पार्ट 2 का कंटेंट लेकर आज हम ये टॉपिक स्टडी करें, रेस्पिरेशन बोथ इन प्लांट्स एंड इन एनिमल्स एंड ट्रांसपोर्ट ओनली इन प्लांट्स। तो इस और जो ट्रांसपोर्ट इन एनिमल्स, ये लास्ट टॉपिक रहेगा हमारा पार्ट 3, फिर ये चैप्टर कंप्लीट हो जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। रेस्पिरेशन। फ्रेंड्स, पिछले पिछले कंटेंट में हमने पढ़ा था न्यूट्रिशन के बारे में, अब हम रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो हमने न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स या एनिमल्स में एसिमुलेशन का प्रोसेस पढ़ा था कि द डाइजेस्टेड फूड इज एसिमुलेटेड इनटू द बॉडी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड दिस एसिमुलेटेड फूड इज यूज्ड मेनली फॉर टू पर्पसेज। दो पर्पस है इसका। फर्स्ट, assimilated food is used as a fuel to get energy for various life processes या metabolic processes। और सेकंड यानी कि दूसरा है, assimilated food is used as a material for the growth and repair of the body। अब हम लोग ये पढ़ेंगे, now food is the fuel for energy production in the cells। हम लोग यही समझेंगे कि हाउ दिस एनर्जी, जो फूड हम लोग लेते हैं, हाउ दिस ये एनर्जी कैसे फूड से रिलीज होता है, हाउ दिस एनर्जी इज रिलीज फ्रॉम द एसिमुलेटेड फूड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो मोस्ट लिविंग बींग्स नीड ऑक्सीजन टू ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम फूड। पहले मोस्ट लिविंग थिंग्स इसलिए लिखा क्योंकि थोड़े ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो एनारोबिक भी रेस्पायर करती है, आगे हम पढ़ ही लेंगे। सो ये जो ऑक्सीजन होता है ये फूड मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्ट करता है और उसके बाद धीरे धीरे फूड मॉलिक्यूल्स होता है धीरे धीरे बर्न करना शुरू कर जाते हैं। दे स्टार्ट बर्निंग एंड दिस बर्निंग रिलीजेज एनर्जी एंड दिस एनर्जी, जो ये एनर्जी रिलीज होता है फूड मॉलिक्यूल्स के बर्निंग से, ये एटीपी मॉलिक्यूल्स के सेल्स में जाके स्टोर्ड हो जाता है और यही स्टोर्ड एनर्जी को बॉडी यूज़ कर सकती है जहाँ ज़रूरत पड़े तब। सो द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम फूड इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। इस वर्ड को यार, द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम फूड मॉलिक्यूल्स भी लिख सकते हैं, इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। नाउ व्हेन ऑक्सीजन बर्न्स द फूड, जो ऑक्सीजन जब फूड मॉलिक्यूल्स को बर्न करता है सेल ऑफ द बॉडी टू रिलीज एनर्जी, तब क्या होता है कि एक केमिकल रिएक्शन में जब रिएक्टेंट्स रिएक्ट करता है तब प्रोडक्ट्स भी फॉर्म होता है। तो जब ये फूड मॉलिक्यूल्स बर्न कर होता है तब एनर्जी तो रिलीज हुआ, साथ साथ उसके साथ दो चीज़ और रिलीज होता है, जो है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, एंड दीज आर प्रोड्यूस्ड एज अ वेस्ट प्रोडक्ट विच नीड टू बी एलिमिनेटेड यानी कि रिमूव्ड, बॉडी से हटाने के लिए दे आर नीड टू बी एलिमिनेटेड फ्रॉम द बॉडी। एंड दिस प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इन्वॉल्व्स टेकिंग इन ऑक्सीजन इनटू द सेल, यूजिंग इट फॉर रिलीजिंग एनर्जी बाय बर्निंग। ये ऑक्सीजन जो होता है फूड मॉलिक्यूल्स को बर्न कर देता है और उसके बाद जो प्रोडक्ट्स होता है कार्बन डाइऑक्साइड वाटर, इसको एलिमिनेट करना। इस पूरे पूरे भाग को कहता है द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। अब प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन का इक्वेशन है फूड प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी। फिर से एक बार मैं कहता हूँ, फूड मॉलिक्यूल्स जो होता है ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करता है, क्योंकि बिकॉज एनीथिंग विल बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। और इससे जो रिलीज होता है ये एनर्जी, ये एटीपी में जाके एटीपी मॉलिक्यूल्स ऑफ द सेल में जाके स्टोर्ड हो जाता है, जो ये हमारे बाद में मेटाबॉलिक प्रोसेसेस करने में हेल्प करते हैं। साथ साथ दो ठो वेस्ट प्रोडक्ट और होते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। ये दो वेस्ट प्रोडक्ट है जिन्हें एलिमिनेट करने, बॉडी से रिमूव करने के प्रोसेस में आता है। नाउ दिस प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन विच रिलीजेज एनर्जी टेक्स प्लेस इनसाइड द सेल्स ऑफ द बॉडी। ये तो नॉर्मल, क्योंकि सेल्स इनसाइड द सेल्स ही बर्निंग होता है, फिर जो वेस्ट प्रोडक्ट जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिलीज होता है। सो इसको कह सकते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन का दूसरा नाम क्या है? सेलुलर रेस्पिरेशन। नाउ दिस प्रोसेस सेलुलर रेस्पिरेशन इज कॉमन टू ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इस सेलुलर रेस्पिरेशन से एनर्जी रिलीज होता है जो हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए सेम है, इट इज़ कांस्टेंट। और यहाँ हमेशा टू बाई प्रोडक्ट यानी कि टू वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, एंड आउट ऑफ दिस ओनली कार्बन डाइऑक्साइड इज कंसिडर्ड द रियल वेस्ट प्रोडक्ट। वाई? क्योंकि बिकॉज जब कार्बन डाइऑक्साइड एक्यूमुलेट होता है बॉडी के लिए तो ये उस ऑर्गेनिज्म के लिए हार्मफुल है, क्योंकि हम जानते हैं कि हम वी टेक ऑक्सीजन एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड। दैट इज़ वाई जब ये दो वेस्ट प्रोडक्ट है तो कार्बन डाइऑक्साइड का एलिमिनेशन ज़्यादा ज़रूरी रहता है, क्योंकि अगर वाटर एक्यूमुलेट कर भी गया तो ये तो ज़्यादा बेनिफिशियल है बॉडी के लिए। इसीलिए जब पढ़ेंगे विच इज़ मोर हार्मफुल बाय प्रोडक्ट फॉर द रेस्पिरेशन, तो इसका आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड। और वाटर यदि एक्यूमुलेटेड हो भी जाता है तो वाटर क्या होता है कि वाटर
is beneficial for the body, and it is now respiration, it is essential for life because it provides energy for carrying out all the life processes which are necessary to keep the organism. It क्या है respiration, यानी cellular respiration, it is essential, ये ज़रूरी है for life because it ये एनर्जी प्रोवाइड करता है हमें फॉर कैरिंग आउट ऑल द लाइफ प्रोसेस में क्या था, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, डाइजेशन, न्यूट्रिशन और डॉट डॉट डॉट। नाउ अब आता रेस्पिरेशन में, रेस्पिरेशन होता कैसा है एक्चुअली, उसका फुल प्रोसेस हम यहाँ पे स्टडी करेंगे पहले। तो आइए पहले रेस्पिरेशन का सबसे फर्स्ट पार्ट में आता है ब्रीथिंग। तो मैकेनिज्म यानी कि प्रोसेस by which organisms obtain oxygen from the air and release carbon dioxide is called breathing। रेस्पिरेशन का पहला स्टेप जो कि ऑक्सीजन ब्रीथ करना, और लास्ट स्टेप क्या है कि दो बाई प्रोडक्ट रिलीज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड फेंकना, दैट इज नोन एज ब्रीथिंग। यानी कि उसके जो बीच में पार्ट होता है वो प्रोसेस को अब हम स्टडी करेंगे, सेलुलर रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन इज अ मोर कॉम्प्लेक्स प्रोसेस एंड इट इंक्लूड्स ब्रीथिंग एज वेल एज रेस्पिरेशन को समझ सकते हैं ब्रीथिंग प्लस ऑक्सीडेशन ऑफ फूड इन द सेल्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म टू रिलीज एनर्जी। अब यहाँ डिफरेंसेस पे थोड़ा सा बात करते हैं। ब्रीथिंग एक फिजिकल प्रोसेस है, वेयर एज रेस्पिरेशन इंक्लूड्स ब्रीथिंग एज वेल एज इट ऑल्सो इंक्लूड्स बायोकेमिकल प्रोसेस, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड यानी कि बर्निंग ऑफ फूड। फूड कैसे बर्न करेगा, ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन कहाँ से आता है, ब्रीथिंग के थ्रू आता है, यानी कि ब्रीथिंग रेस्पिरेशन का एक पार्ट हो गया। एक और डिफरेंस है, द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग इन्वॉल्व्स द लंग्स, सिर्फ लंग्स का उसमें काम, वेयर एज द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन हमने अभी पढ़ा कि फूड सेल्स में ही बर्न होता है। तो सेल्स में बर्न होने का क्या मतलब है, यानी कि सेल के एक पार्ट के अंदर बर्न होता है, इसको दैट इज विच इन्वॉल्व्स माइटोकॉन्ड्रिया। तो प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग है जो रेस्पिरेशन को इन्वॉल्व करता है, और ये जो प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन है ये माइटोकॉन्ड्रिया को इन्वॉल्व करता है। सो एंड रेस्पिरेशन अब क्या है एक्चुअली कि व्हाट इज़ द मेन पर्पस ऑफ रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन का जो ये मेन पर्पस क्या होता है, मेन पर्पस समझते हैं। तो what is the main purpose of respiration is the release of energy from the oxidation of simple food molecules like glucose। ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज यानी कि स्टार्च मेनली बर्न होता है। द एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, ये तो मैंने बार बार कह ही दिया कि इट इज़ यूज्ड फॉर कैरिंग आउट ऑल द बायोलॉजिकल फंक्शन which is necessary for the maintenance of life and survival of an organism। अब हम आगे बाद में रेस्पिरेशन इन प्लांट्स पर चलते हैं थोड़ा देर में। अब रेस्पिरेशन के कुछ टाइप्स भी होता है। अब हम एक्चुअली पढ़ेंगे कि हाउ एनर्जी इज रिलीज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इज स्टोर्ड। सो अब क्या होता है कि all the energy released during respiration is not used immediately by the organism। अब इमीडिएटली होता तो आदमी को भी सब समय खाना पड़ता, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि बिकॉज द एनर्जी प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन कहाँ स्टोर्ड होता है, ATP। वेयर इट इज स्टोर्ड इन ATP मॉलिक्यूल्स ऑफ द सेल्स एंड इट इज़ यूज्ड बाय द ऑर्गेनिज्म। जब ज़रूरत पड़ा तभी इसको यूज़ करते हैं। सो इस बात को समझने के लिए पहले हम कुछ बायोलॉजिकल टर्म्स पे डिस्कस करें, जैसे ADP, ATP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। तो ये सबसे पहले ADP और ATP क्या है। ADP यानी कि एडेनोसिन डाइफॉस्फेट और ATP है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। फॉस्फेट यानी कि PO4 जो वैलेंसी रहता है, और डाई यानी कि 2, ट्राई यानी कि 3। तब ADP होता है, द मॉलिक्यूल्स ऑफ ADP आर प्रेजेंट इन अ सेल, और ADP का जो एनर्जी कंटेंट होता है थोड़ा सा कम होता है, और ATP का जो एनर्जी कंटेंट होता है बहुत हाई होता है, दोनों ही सेल के अंदर। लेकिन अंतर है कि ADP हैज़ लो एनर्जी कंटेंट वेर एज ATP हैज़ हाई एनर्जी कंटेंट। और अब दो ये था टर्म्स, और तीसरा टर्म था इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। तो ये क्या होता है, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट एक ऐसा सब्सटेंस है जिसमें जो ये फॉस्फेट ग्रुप को कंटेन करता है। फॉस्फेट ग्रुप जैसे मैंने, और फॉस्फेट ग्रुप क्या है, PO4 यानी कि इट कंटेन्स फॉस्फोरस एंड ऑक्सीजन। जैसे इनऑर्गेनिक फॉस्फेट इज अ सब्सटेंस व्हिच कंटेन्स अ फॉस्फेट ग्रुप मेड अप ऑफ फॉस्फोरस एंड ऑक्सीजन। सिंपल है, ADP एडेनोसिन डाइफॉस्फेट, ATP एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है सिर्फ फॉस्फेट ग्रुप को कंटेन करता है जो है फॉस्फोरस प्लस ऑक्सीजन। अब इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं PI से, ऐसे P और ये नीचे लिख दिया मैंने I, ये PI हो गया इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। ये जो P है ये जो P है ये फॉस्फेट है, और ये जो I है ये इनऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट।
ये चीज़ हमेशा याद रखना, क्या बोला मैंने, एडीपी एडेनोसिन डाइफॉस्फेट यानी कि टू फॉस्फेट ग्रुप्स, और एटीपी 3 फॉस्फेट ग्रुप्स, और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में कितना भी ग्रुप्स हो सकते हैं, 1 2 3, यानी कि इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब आइए, अब हम लोग और पॉइंट्स पे डिस्कस कर, ये इसी को हम लोग पहले ये 3 टर्म्स क्यों पढ़े, ताकि हम लोग समझ सके कि एक्चुअली एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन कहाँ स्टोर होता है, वेयर इट इज स्टोर्ड एंड हाउ इट इज स्टोर्ड। अब द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इज यूज्ड टू मेक एटीपी मॉलिक्यूल्स फ्रॉम एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। तो इसमें क्या होता है, पहले जो एनर्जी रिलीज हुआ रेस्पिरेशन से, ये क्या होगा, ये एनर्जी से एडीपी जो रहता है एडेनोसिन डाइफॉस्फेट, ये एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट में हो जाता है, और फिर जो बाकी का एनर्जी होता है ये वही एनर्जी एटीपी मॉलिक्यूल्स में जाके स्टोर्ड हो जाता है। और व्हेन द सेल नीड्स एनर्जी, फिर से एटीपी टूट जाता है एडीपी में। तो ऐसे पढ़ सकते एडीपी प्लस फॉस्फेट प्लस एनर्जी फ्रॉम रेस्पिरेशन गिव्स एटीपी। अब ये इसीलिए ये एनर्जी चल गया एटीपी में। अब जैसी एनर्जी चाहिए तो एटीपी टूट जाता है, एटीपी किस में टूट जाता है, एडीपी प्लस फॉस्फेट प्लस एनर्जी। अभी द एनर्जी, हाउ मच एनर्जी इज रिलीज इन दिस प्रोसेस, इसमें सिंपल कुछ नहीं है, सिंपल बस इतना याद रखो, तो 30.5 किलो जूल पर मोल, 30.5 किलो के हो गया, ये जे हो गया, बाई एम ओ एल ई, ये एनर्जी जो है ये एनर्जी रिलीज होता है रेस्पिरेशन का प्रोसेस में। इस एनर्जी को याद रखना, 30.5 किलो जूल पर मोल के हो गया। अब थोड़ा सा बारीकी से समझते हैं कैसे, दूसरे थोड़ा रियल लाइफ एग्जांपल। जैसे मान लीजिए एक बैटरी है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी देता है बहुत डिफरेंट पर्पज, जैसे लाइटिंग, हीटिंग, रनिंग, बहुत कुछ काम के लिए आता है बैटरी का इलेक्ट्रिकल। तो एग्जैक्टली इन द सेम वे द एनर्जी जो एटीपी एनर्जी जो स्टोर्ड रहता है, द एनर्जी स्टोर्ड इन एटीपी is used by the body cells for various purposes like contraction of the muscles, conduction of nerve impulse, synthesis of protein synthesis यानी breaking of proteins, and many other activities related to the functioning of cells. And in fact ATP is known as the energy currency of the cells. Friends, ये बहुत valuable term है, मतलब important term है कि which is the energy currency of the cell, तो इसका आंसर होगा ATP is the energy currency of the cell। तो अब हम कुछ पॉइंट्स डिस्कस करते हैं, जैसे ग्लूकोज है, ग्लूकोज के बारे में। तो ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6, और ये 6 कार्बन एटम कंपाउंड है, और ये सिंपलेस्ट फूड है विच इज़ ऑक्सीडाइज्ड टू द सेल्स ऑफ ऑर्गेनिज्म ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, ग्लूकोज। अब ये जो मैं बता रहा हूँ ग्लूकोज का ना, ये हम एरोबिक रेस्पिरेशन और अभी एनारोबिक रेस्पिरेशन में डिस्कस करेंगे। और द ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, ऑक्सीडेशन यानी कि पूरा ब्रेकिंग डाउन, फिर बर्निंग, फिर एनर्जी उससे रिलीज करना। सो दिस द ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज टू पायरुविक एसिड is called glycolysis. It occurs in the cytoplasm of a cell and not in mitochondria. The oxidation of glucose to pyruvic acid does not require oxygen. 1 mole of glucose on glycolysis produces 2 molecules of pyruvic acid. Pyruvic acid क्या है? It is a 3 carbon atom compound and it is also called pyruvate. तो अभी जब हम एरोबिक रेस्पिरेशन एनारोबिक रेस्पिरेशन पायरुवेट बोलूँ चाहे पायरुविक एसिड बोलो तो बात एक ही है। और ये फॉर्मूला पायरुवेट विक एसिड और पायरुवेट इज CH3, पहले सिंगल बॉन्ड, फिर कार्बन, फिर डबल बॉन्ड O, फिर एक सिंगल और COOH। ये एक केटोनिक कार्बोऑक्सिलिक एसिड है। इस ये टर्म बहुत इम्पोर्टेंट, केटोनिक कार्बोऑक्सिलिक एसिड। और लैक्टिक एसिड एक प्रोडक्ट है, इट इज़ ऑल्सो 3 कार्बन कंपाउंड एंड लैक्टिक एसिड का सेकंड नाम है लैक्टेट। तो पायरुविक एसिड का दूसरा नाम हो गया पायरुवेट, लैक्टिक एसिड का दूसरा नाम हो गया लैक्टेट। वो है केटोनिक कार्बोऑक्सिलिक एसिड और ये हाइड्रोक्सी कार्बोऑक्सिलिक एसिड। अब आते हैं टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। तो टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन में यदि बोलते हैं तो 2 तरह के रेस्पिरेशन, एक पहला रेस्पिरेशन है जो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है और दूसरा सेकंड रेस्पिरेशन है जो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो बेस्ड ऑन दिस 2 टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन होता है, दैट इज देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन।
एरोबिक रेस्पिरेशन, द रेस्पिरेशन विच यूजेज ऑक्सीजन इज कॉल्ड एरोबिक, यानी कि ये प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन पे होता है। और एनएरोबिक रेस्पिरेशन जो है द रेस्पिरेशन विच टेक्स प्लेस विदाउट ऑक्सीजन और इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एनएरोबिक रेस्पिरेशन। अब ये एरोबिक रेस्पिरेशन को एरोबिक रेस्पिरेशन मतलब एरोबिक क्यों बोला जाए, तो इस सिंपल रीज़न है, इट इज़ कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन बिकॉज इट यूजेज ऑक्सीजन एंड एरोबिक मीन्स विथ एयर, तो ऑक्सीजन तो विद इन एयर ही मिलता है। अब आते हैं इन एरोबिक रेस्पिरेशन द ग्लूकोज, मैंने कहा था कि दोनों पार्ट में ग्लूकोज ही का ब्रेक डाउन हो। सो इन एरोबिक रेस्पिरेशन द ग्लूकोज फूड इज कम्प्लीटली ब्रोकन डाउन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड वाटर। कम्प्लीटली, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है यहाँ पर, कम्प्लीटली और इनकम्प्लीटली में अंतर हो जाएगा एरोबिक और एनएरोबिक को लेके। सो इट इज़ कम्प्लीटली ब्रोकन डाउन इनटू दो प्रोडक्ट, क्या था दो प्रोडक्ट जैसे रेस्पिरेशन में भी, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बाय ऑक्सीडेशन। एंड एरोबिक रेस्पिरेशन produces a considerable amount of energy for use by the organism which gets stored in the ATP molecules. Now the breaking down, अब ये जो ग्लूकोज पूरा ब्रेक डाउन करता है एरोबिक रेस्पिरेशन में, इस इक्वेशन को ऐसे करके दिखा सकते हैं, पहले ग्लूकोज, फिर हो गया ग्लाइकोलाइसिस इनसाइड, ये ग्लाइकोलाइसिस यानी कि प्रोसेस है, ग्लूकोज टू पायरुवेट जो होता है, ग्लूकोज टू पायरुवेट, इस प्रोसेस को ग्लाइकोलाइसिस कहता है। ये होता कहाँ पे, it occurs in the cytoplasm. Pyruvate or pyruvate to 6 carbon dioxide plus so oxygen a Krebs cycle और it occurs in mitochondria। ये दो पार्ट याद रखना, पहला जो होता है इन साइटोप्लाज्म और सेकंड जो होता है इन माइटोकॉन्ड्रिया, और ये इसके लिए स्पेशल टर्म है क्रेब्स साइकिल। ये हो गया ग्लाइकोलाइसिस, ये हो गया क्रेब्स साइकिल। आप एनारोबिक रेस्पिरेशन में बात करते हैं, तो ये क्रेब्स साइकिल, पहले एक इम्पॉर्टेंट नोट डाउन है कि क्रेब्स साइकिल बस जानना है, इसका डिफिनेशन उससे ज़्यादा नहीं। और तो हम वी कैन कंक्लूड दैट माइटोकॉन्ड्रिया दिस टर्म इज द साइट ऑफ रेस्पिरेशन। नाउ द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन इज यूज्ड बाय द ऑर्गेनिज्म। मोस्ट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैरी आउट एरोबिक रेस्पिरेशन बाय यूजिंग ऑक्सीजन और एयर। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन, डॉग्स, कॉकरोच, ग्रासहोपर, हाउस फ्लाइज डॉट 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 बहुत सारे। अब एनएरोबिक एरोबिक में तो कोई भी बोल रहा है एग्जाम्पल, बस एनएरोबिक का याद रखना। पहले बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि एरोबिक फॉलोज क्रेब्स साइकिल एंड माइटोकॉन्ड्रिया आर द साइट्स ऑफ रेस्पिरेशन, ये वाला याद रखना। एनएरोबिक तो मैंने पहले बोल दी, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, द रेस्पिरेशन विच टेक्स प्लेस विदाउट ऑक्सीजन इज कॉल्ड एनएरोबिक रेस्पिरेशन। फिर से ये ग्लूकोज, ग्लाइकोलाइसिस, साइटोप्लाज्म, पायरुवेट, पायरुवेट से हो गया इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ईस्ट बाय फर्मेंटेशन 2C2H5OH प्लस 2CO2 प्लस 2 ATP। फ्रेंड्स इस फैक्ट को गौर करना है कि दोनों ही ग्लूकोज ग्लूकोज, ग्लाइकोलाइसिस ग्लाइकोलाइसिस, मतलब दोनों ही रेस्पिरेशन, ये जो पार्ट है ये कॉमन पार्ट है, देख लीजिए ग्लाइकोलाइसिस ग्लाइकोलाइसिस, पायरुवेट पायरुवेट, इन साइटोप्लाज्म इन साइटो, मतलब ये पार्ट जो है सेम है, यहाँ पे कोई कुछ डिफरेंट नहीं। मेन यहाँ से आता है डिफरेंस, एक जगह की ऑक्सीजन यूज़ हो जाता है, यहाँ की इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, और इन एब्सेंस कैसे होता है, बाय फर्मेंटेशन। तो इट इज 2C2H5OH प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 2। एक चीज़ और गौर करना कि देखिए यहाँ 38 ATP या 2 ATP, यानी कि जो एरोबिक रेस्पिरेशन है कंप्लीट ब्रेकडाउन पहले लिखा हुआ था, और यहाँ तो बहुत मतलब इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन। अब आते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन में, ये जो 2C2H5 है इसको कहते हैं एथानॉल। सो एनारोबिक रेस्पिरेशन इसे क्यों कहते हैं, सो इट इज कॉल्ड एनारोबिक रेस्पिरेशन बिकॉज it takes place without air which contains oxygen. In anaerobic respiration, the microorganism like yeast break down glucose into ethanol and carbon dioxide and release energy. And this energy, जो ये energy release होता है, is then used by the microorganisms. ये microorganisms क्यों बोला गया, क्योंकि ये बहुत less instances होता है जो anaerobic respiration हम लोग में multicellular organisms में occur होता है, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत है। दैट इज़ वाई एरोबिक रेस्पिरेशन ऑकर्स इन हायर ऑर्गेनिजम्स, और कह सकते हैं थोड़े बहुत रेयर लोअर ऑर्गेनिजम्स में एनारोबिक रेस्पिरेशन। बट एनारोबिक रेस्पिरेशन
ह्यूमंस में भी ऑकर करते हैं। ये थोड़े से केस आते हैं तभी होता है, आगे इसको अभी हम डिस्कस करें। सो द एनर्जी इज देन यूज बाय द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। हाँ, तो इट प्रोड्यूसेस लेस एनर्जी, दिख ही रहा है यहाँ पे सिर्फ 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटी, लेकिन यहाँ 38, बहुत डिफरेंस आ गया, 36 एटीपी का मॉलिक्यूल्स का डिफरेंस आ गया। अब फर्मेंटेशन ऑफ शुगर बाय यूजिंग द एनारोबिक रेस्पिरेशन ऑफ ईस्ट, ये भी हो सकता है। नाउ अब बात करते हैं कि हम लोग हाउ ह्यूमंस कैन डू एनारोबिक रेस्पिरेशन। फर्स्ट, ह्यूमन बींग्स बाय विच वे दे ऑब्टेन, कौन से तरीके से दे ऑब्टेन एनर्जी, एक एरोबिक रेस्पिरेशन से, दे ऑब्टेन एनर्जी बाय एरोबिक रेस्पिरेशन। बट sometimes rare cases, rare instances, anaerobic respiration can sometimes take place in our muscles। अब मान लीजिए ड्यूरिंग विगोरस फिजिकल एक्सरसाइज ऑक्सीजन जो होता है ये बहुत जल्दी जल्दी डिप्लेटेड होने लगता है, इट गेट्स यूज्ड अप फास्टर बिकॉज then it can be supplied by the blood because it takes more energy to do the exercise। और वहाँ पे उस समय ऑक्सीजन की एब्सेंस होने लग जाती है। तो ये जो है एनारोबिक रेस्पिरेशन का जो ये पूरा इक्वेशन ये प्लांट्स के लिए है, एनिमल्स के लिए तो मैंने यहाँ लिखा ही नहीं। बस एनिमल्स में क्या होगा कि इन एब्सेंस ईस्ट के जगह क्या हो जाएगा, मसल टिश्यू अगर बात करें तो, और बस ये इसके जगह 2C2H5OH प्लस 2CO2 के जगह हो जाएगा लैक्टिक एसिड। लैक्टिक यहाँ बस लिख दीजिए, लिखने में प्रॉब्लम, लैक्टिक एसिड ये, और लैक्टेट भी कह सकते हैं जो हाइड्रोक्सिल कार्बोक्सिलिक एसिड है। सो और ये जो क्या बोलते हैं लैक्टिक एसिड जो होता है, दिस एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड इन द मसल्स कैन कॉज मसल क्रैम्प्स। अब मसल क्रैम्प्स वहीं होता है जहाँ लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट होता है मसल्स, व्हेन द मसल रेस्पायर एनारोबिकली बिकॉज ऑक्सीजन जितना यूज अप हो जा रहा है उससे ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए। और ये जो रिलीफ कैसे कर सकते हैं क्रैम्प से, वी कैन गेट रिलीफ फ्रॉम क्रैम्प्स इन मसल्स बाय हेवी एक्सरसाइज बाय टेकिंग अ हॉट वाटर बाथ और द मसाज। एंड हॉट वाटर बाथ और मसाज जो है ये इट इम्प्रूव्स द सर्कुलेशन, सर्कुलेशन इम्प्रूव होगा यानी कि ब्लड का थोड़ा सा स्पीड एक यूनिफॉर्म रेट पाएगा, उस यूनिफॉर्म रेट पर धीरे 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 ऑक्सीजन का अमाउंट बढ़ेगा, जिसका वजह से जो लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेटेड है वो डिक्रीज होने लगेगा। द लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेटेड विल डिक्रीज इन एन अमाउंट। फॉर एग्जाम्पल lion, tiger, cheetah, deer they can also get leg cramps due to the accumulation of lactic acid in leg muscles। why? क्योंकि जो टाइम में रनिंग का होता है वो लोग थोड़ा उससे ज़्यादा रन कर जाता है, दैट इज़ वाई एनारोबिक रेस्पिरेशन होने सो इट स्टार्ट्स एनारोबिक रेस्पिरेशन। अब थोड़ा सा डिफरेंस बात करते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक। पहला तो प्रेजेंट दिख ही गया, एरोबिक रेस्पिरेशन है जो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन है, और एनारोबिक है जो विदाउट ऑक्सीजन यानी कि एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। सेकंड है एरोबिक में कंप्लीट ब्रेकडाउन है क्योंकि तभी दिख ही रहा है 38 एटीपी, लेकिन एनारोबिक में है 2 एटीपी यानी कि इसका मतलब पार्शियल ब्रेकडाउन और इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन। एरोबिक में क्या होता है प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, एनारोबिक में प्लांट्स में होता है एथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड जो दिख ही रहा है 2C2H5OH प्लस, ये प्लांट्स में, और एनिमल्स में सिर्फ लैक्टिक एसिड प्लस 2 एटीपी। और एरोबिक रेस्पिरेशन रिलीज अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी, अरे जब पूरा ब्रेकडाउन होगा तो ज़्यादा ही एनर्जी निकलेगी, तो दैट ये 38 एटीपी और यहाँ मच लेस एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड बाय एनारोबिक रेस्पिरेशन। अब हम आते हैं रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, फिर करेंगे रेस्पिरेशन इन एनिमल्स, फिर रेस्पिरेशन और फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन। तो ये रेस्पिरेशन इन प्लांट्स में देखते हैं। So like animals, plants also need energy, and the plant get this energy by the process of respiration। Plants भी oxygen और carbon dioxide, plants also use oxygen air for respiration, release carbon dioxide। So we can say that oxygen and carbon dioxide are the respiratory gases। और इससे प्लांट्स के लिए नहीं, ह्यूमन बींग्स के लिए, कोई भी एनिमल के लिए कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन इन्वॉल्व हो ही जाता है रेस्पिरेशन में, बिकॉज so they are known as the respiratory gases। अब आता now the respiration in plants और respiration in animals 3 aspect से differ करता है। पहला तो यह है कि जो प्लांट्स में होता है ना सिंगल एक एक पार्ट इंडिविजुअली रेस्पायर करता है भले, और वेयर एज इन एनिमल इट परफॉर्म्स एज अ सिंगल यूनिट। सिंपल है,
प्लांट्स में जो एक एक पार्ट हो, जैसे रूट्स अपना रेस्पिरेशन करता है, स्टेम्स अपना रेस्पिरेशन करता है, लीव्स अपना रेस्पिरेशन करता, लेकिन जो एनिमल्स होता है एकदम एक यूनिट में पूरा बॉडी रेस्पायर करता है। सेकंड है ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इन प्लांट देयर इज अ लिटिल ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द प्लांट टू अदर। क्योंकि क्योंकि एक एक पार्ट जब रेस्पायर कर ही रहा है तो फिर ट्रांसपोर्टेशन का बहुत कम केस आता है। वेयर एज इन एनिमल्स एक ही यूनिट, जैसे लंग्स ही हम लोग का ले रहा है, लेकिन जाना तो पड़े क्योंकि बाकी यूनिट थोड़ी ना ले रहा है, तो इट नीड्स टू बी ट्रांसपोर्टेड ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेज। अब प्लांट्स में जो रेस्पिरेशन है बहुत स्लो रेट में होता है, वेयर एज इन एनिमल्स इट ऑकर्स एट अ फास्ट रेट। इसका कारण क्या है? कारण सिंपल है, एनिमल्स है जो बहुत कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी यूज करते हैं, जैसे वॉकिंग, मूविंग। अब प्लांट्स में तो पहले मूवमेंट ही फिक्स्ड हो गया, उसके बाद से फूड प्रोडक्शन के लिए चाहिए, तो उसमें उतना रेट नहीं हो पाता है। अब हाउ डू प्लांट्स गेट ऑक्सीजन? तो इसका आंसर है प्लांट्स गेट ऑक्सीजन बाय डिफ्यूजन। डिफ्यूजन तो हमने पढ़ाई था, डिफ्यूजन इज द फेनोमेना बाय विच द एक जगह जब मॉलिक्यूल्स कंसंट्रेटेड है तो टाइम के साथ वो स्प्रेड होने लगता है, मतलब बहुत स्लो प्रोसेस है। फॉर एग्जांपल जैसे शुगर और वाटर को देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक ग्लास ऑफ वाटर में 1 स्पून ऑफ शुगर डालते हैं तो एक जगह नीचे जाके जमा हो जाता है। हम लोग देखेंगे थोड़ा देर के बाद आफ्टर सम टाइम वो जो शुगर है वो स्प्रेड होने लगता है, तो दिस इज नोन एज डिफ्यूजन। तो ये बहुत स्लोली होता है, दैट इज वाई द प्लांट्स हैव द स्लो रेस्पिरेशन रेट। एंड अब इसका कारण क्या कि वाई दे गेट ऑक्सीजन? सो प्लांट्स हैव अ ब्रांचिंग शेप एंड सो दे हैव क्वाइट अ लार्ज सरफेस एरिया कंपैरिजन टू देयर वॉल। मतलब प्लांट्स का वॉल्यूम से ज़्यादा सरफेस एरिया ही बड़ा है। इसीलिए कि डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू डिफ्यूजन alone it can supply all the cells of plant with as much oxygen as they need for respiration। मतलब डिफ्यूजन से काफ़ी है, जितना ऑक्सीजन चाहिए भाई सब पार्ट ले सकता है। डिफ्यूजन ऑकर्स इन द रूट, स्टेम्स एंड लीव्स ऑफ प्लांट। क्या कहा हमने? रूट्स, स्टेम्स एंड लीव्स। अब हम पढ़ेंगे रूट रेस्पिरेशन। मैंने कहा अभी हमने देखा ही था कि रेस्पिरेशन जो होता है प्लांट्स में सब पार्ट के लिए डिफरेंट होता है, तो आइए डिफरेंट पार्ट्स में बात करते हैं। द फॉलोइंग स्टेप्स इन रेस्पिरेशन इन प्लांट्स ऑफ डिफरेंट पार्ट। रेस्पिरेशन इन रूट्स की बात करते हैं। अब रेस्पिरेशन इन रूट्स, तो एक्सटेंशन ऑफ द एपिडर्मल सेल्स ऑफ अ रूट आर कॉल्ड रूट है। हाँ, तो अब इसको बीच में लाते हैं। तो सुनिए, इसमें नहीं, तो रेस्पिरेशन इन रूट्स क्या होता है? सबसे पहले तो पार्टिकल्स ऑफ सॉइल जो होता है, द एयर इज प्रेजेंट इन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ सॉइल and the roots of a plant take the oxygen required for respiration from the air present in between the soil particles by the process of diffusion। मतलब जो सॉइल का जो पार्टिकल्स होता है उसमें थोड़ा गैप होता है, वो गैप में एयर होता है, तो वो जो एयर होता है वो एयर को अंदर लाया जाता है। फ्रॉम द सॉइल पार्टिकल्स द एयर कम इनटू द रूट बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। और ये द एक्सटेंशंस ऑफ द एपिडर्मल सेल्स ऑफ अ रूट आर कॉल्ड रूट हेयर। यही रूट हेयर का कांटेक्ट एयर और सॉइल से है। द रूट हेयर आर इन कांटेक्ट विद द एयर इन द सॉइल, सो ऑक्सीजन। अब ये जो जब रूट के अंदर ढुक गया तब रूट हेयर कनेक्टेड है रूट से, तो ये ऑक्सीजन एक एक रूट हेयर इट डिफ्यूजेस इनटू रूट हेयर एंड रीचेज ऑल द अदर सेल्स ऑफ द रूट। सिर्फ रूट, क्योंकि बाकी अपना भी करता है तो ज़रूरत नहीं, सो इट रीचेज ऑल द अदर सेल्स ऑफ द रूट फॉर रेस्पिरेशन। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस्ड इन द सेल्स ऑफ द रूट ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। हमेशा यही है, ऑक्सीजन लेना, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करना, ये रेस्पिरेशन है। फोटोसिंथेसिस को यहाँ पे नहीं लाना भाई, पहले खाली रेस्पिरेशन पर भी कंसंट्रेटेड हम लोग। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस उसके बाद प्रोड्यूस होता है सेल्स में रेस्पिरेशन के बाद, और फिर ये वही रूट हेयर के थ्रू फिर से जाएंगे, और सेम एज जैसा ऑक्सीजन आया था डिफ्यूजन के थ्रू, वैसी कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूजन के थ्रू रूट हेयर से आउट हो जाएगा। और दिस इज बिकॉज टू मच वाटर एक्सपेल्स ऑल द एयर from in between the soil particle. Due to this oxygen is not available to the roots for। हाँ, जब वाटर लॉगिंग हो गया भाई तब रूट्स रेस्पिरेशन करने का ये मीडियम खो देता है, बिकॉज जब उस समय वाटर हो गया तो ऑक्सीजन ब्लॉक्ड हो जाता है उस समय। एनफ ऑक्सीजन, मतलब एनफ क्या, ऑक्सीजन ही नहीं अवेलेबल होता। तो ये इस कंडीशन से वही प्लांट जो एरोबिक रेस्पिरेशन करता है, जो रूट्स एरोबिक रेस्पिरेशन करता है वही एनएरोबिकली रेस्पायर करेगा। और उसका फिर क्या होगा, अभी तो पढ़ा था इथानॉल। इथानॉल क्या होता है, एक टाइप का अल्कोहल होता है।
तो ये जो प्रोसीडियर हो सकता है दिस में किल द प्लांट, यानी कि वाटर लॉगिंग होना मतलब एक तरह से प्लांट को किल कर सकता है। जैसे कि सिंपल है, कैसे किल कर सकता है, जब वाटर हो गया भाई तो ऑक्सीजन नहीं अवेलेबल, ऑक्सीजन नहीं है तो जो रूट्स एरोबिक रेस्पिरेशन करता है वो एनारोबिक रेस्पिरेशन करे, एनारोबिक रेस्पिरेशन के चलते अल्कोहल आ जाएगा प्रोडक्ट यानी कि एथेनॉल, तो एथेनॉल एक तरह टाइप का अल्कोहल ही हो गया, एंड दिस में किल द प्लांट। अब हम आते हैं रेस्पिरेशन इन स्टेम्स। स्टेम्स क्या होता है? द स्टेम्स ऑफ हार्बेसियस प्लांट्स आर स्टोमाटा। हार्बेसियस प्लांट्स यानी कि हर्ब्स हमने पढ़ा था, जैसे हमने बचपन क्लास में क्या पढ़ा था लव, हाँ ये पढ़ा था हर्ब्स, श्रब्स, ट्री। तो हर्ब्स जो एकदम स्मॉल प्लांट्स, तो दे हैव स्टोमाटा ऑन द स्टेम, स्टेम पे गौर कर रहे हैं, लीव्स पे भी आएगा, पहले स्टेम्स पे देखते। सो अब होगा कहाँ? सिंपल है भाई, द एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेज इन द स्टेम्स ऑफ हार्बेसियस प्लांट टेक्स प्लेस थ्रू स्टोमाटा बिकॉज द स्टेम्स कंटेन स्टोमाटा। रूट्स में क्या है भाई कि रूट हेयर के थ्रू, स्टेम्स में क्या है स्टोमाटा के थ्रू। सो अब ये रेस्पिरेटरी गैसेस तो वही बात है, फिर से ऑक्सीजन लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड है, सिंपल है। और हमेशा तीनों चाहे जैसा भी पार्ट हो डिफ्यूजन ही ऑकर करे, क्योंकि डिफ्यूजन एनफ है प्लांट्स को सारे पार्ट्स में एनफ ऑक्सीजन प्रोवाइड करने के लिए। सो द ऑक्सीजन फ्रॉम एयर डिफ्यूजेज इनटू द स्टेम ऑफ अ हार्बेसियस प्लांट थ्रू स्टोमाटा एंड रीचेज ऑल द सेल्स फॉर रेस्पिरेशन, and फिर से the carbon dioxide gas is produced and this production of carbon dioxide again diffuses out into the air through the same. So this carbon dioxide which is produced during respiration, it diffuses out into the air through the same stomata. जिस स्टोमाटा से ऑक्सीजन एंटर करता है वही स्टोमाटा से लीव भी करता है। ये हो गया हर्बेशियस प्लांट यानी हर्ब्स यानी स्मॉल प्लांट्स के लिए। जो हार्ड एंड वुडी स्टेम्स ऑफ बिग ट्रीज और प्लांट्स दे डू नॉट हैव अ स्टोमाटा। In woody stems, the bark has lenticels for gaseous exchange. The oxygen from air diffuses into the stem of a woody plant through lenticels and reaches all the inner cells of the stem for respiration. ये अब ये lenticels क्या होता है? lenticels ये है कि जो हार्ड एंड वुडी स्टेम्स है जो स्टोमाटा कवर हो जाता है, लेकिन स्मॉल पोर्स बन जाता है स्टेम पे बिकॉज दे वांट टू रेस्पायर एंड दिस इज नोन एज लेंटिसेल। एंड अगेन द सेम थिंग, द कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो प्रोडक्शन होता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस का एकदम थ्रू द सेम लेंटिसेल से डिफ्यूजेज आउट इन द एयर। तो रेस्पिरेशन इन स्टेम्स में हार्बेशियस प्लांट्स के लिए स्टोमाटा हो गया और हार्ड एंड वुडी स्टेम्स ऑफ बिग ट्रीज के लिए लेंटिसेल्स हो गया। अब तीसरे पे आते हैं, क्या है? रेस्पिरेशन इन लीव्स। Respiration in leaf occurs during the daytime as well as night, but photosynthesis only occurs during the daytime. The net gaseous exchange in the leaves of plant. हाँ, तो ये सेंटेंस मैंने क्यों लिखा? But photosynthesis occurs only during the daytime. Now देखते हैं, the leaves of a plant have tiny pores called stomata. जैसे कि अभी हमने रेस्पिरेटरी गैसेस क्या है भाई? रेस्पिरेटरी गैसेस जो बने वो ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। इन द लीव्स अगेन चीज वही बात है कि दे टेक द एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस टेक प्लेस बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन थ्रू स्टोमाटा। ऑक्सीजन जो है फ्रॉम एयर it diffuses into a leaf through stomata and reaches all the cells where it is used in respiration. जो थोड़ा सा जहाँ कम गया पार्ट तो वहाँ से ऑक्सीजन थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा डिफ्यूजन के थ्रू, एंड अगेन द सेम कार्बन डाइऑक्साइड इवन इट इज प्रोड्यूस्ड जो प्रोडक्ट में आता है रेस्पिरेशन का, इट डिफ्यूजेज आउट फ्रॉम द लीफ इनटू द एयर थ्रू द सेम स्टोमाटा। अब एक चीज़ हमें गौर करना है कि लीव्स जो है, लीव्स में फोटोसिंथेसिस भी होता है, रेस्पिरेशन भी होता है। तो ये दोनों होने के चलते लीव्स में एक स्पेशल गैसियस एक्सचेंज होता है जो 3 के साथ है। एक मॉर्निंग और इवनिंग टाइम में क्या हो सकता है, डे टाइम में क्या हो सकता है, डे टाइम यानी कि पूरा दिन में, यानी कि 7 बजे का सुबह से लेकर 4 बजे तक शाम का, एट नाइट रात में। तो ये एक्चुअली क्या देखिए, रेस्पिरेशन जो है क्या होता है, रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन लेना है, कार्बन डाइऑक्साइड देना है, लेकिन फोटोसिंथेसिस इट इज जस्ट ऑपोजिट, टेकिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड गिविंग आउट ऑक्सीजन। बट फोटोसिंथेसिस को एक चीज और चाहिए जो ये क्या है, सनलाइट। और सनलाइट तो सिर्फ डे टाइम में हो सकता है, ये नहीं कि नाइट टाइम में हो। तो इसलिए हम 3 केस पढ़ते हैं, मॉर्निंग एंड इवनिंग पॉइंट। कंपनसेशन पॉइंट ऑकर्स, नेट एक्सचेंज इज 0।
मॉर्निंग एंड इवनिंग टाइम में क्या होता है कि जो सनलाइट रहता है जो उतना भी पूरा क्या बोलते हैं मतलब उतना भी हेवी लाइट नहीं रहता है, एकदम डीम लाइट रहता है, ट्वी लाइट रहता है। तो जिस वजह से फोटोसिंथेसिस थोड़ा स्लो रेट मतलब थोड़ा लो इंटेंसिटी रेट पे होता है, और जिस वजह से जितना कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है जितना ऑक्सीजन ले रहा है उतना ही ऑक्सीजन दे रहा है। तो इस समय पे गैसियस एक्सचेंज इक्वल हो जा रहा है, जो ले रहा है जितना ले रहा है उतना दे रहा है, तो नेट एक्सचेंज जो हो जाता है 0 हो जाता है। कंपेंसेशन पॉइंट क्या होता है? द नेट एक्सचेंज द नेट एक्सचेंज ऑफ gaseous when it is 0 at the morning and evening time is known as the compensation point. सेकंड है एट डे टाइम में क्या होता है भाई? ऑक्सीजन डिफ्यूजेज आउट एंड कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूजेज इन। ऐसा क्यों? रेस्पिरेशन भी होता है, 24 आवर रेस्पिरेशन होता है, बट फोटोसिंथेसिस डे टाइम में। तो डे टाइम में क्या होता है भाई? डे टाइम में तो फोटोसिंथेसिस जो है सनलाइट के ऑकरेंस में हुआ, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड लिया, ऑक्सीजन दे दिया। अब रेस्पिरेशन तो जस्ट इसका ऑपोजिट है कि कार्बन डाइऑक्साइड लिया ऑक्सीजन लिया, कार्बन डाइऑक्साइड दे दिया। तो इस समय लाइट कुछ ज़्यादा हो जाता है, जिस वजह से फोटोसिंथेसिस का जो इंटेंसिटी वो ज़्यादा बढ़ जाता है रेस्पिरेशन से। तो नेट एक्सचेंज क्या होता है कि ऑक्सीजन बाहर गया और कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया। एट नाइट तो सिंपल है, फोटोसिंथेसिस होता ही नहीं है, तो नेट एक्सचेंज इतना ही रहेगा कि ऑक्सीजन लिया, कार्बन डाइऑक्साइड दिया। अब हम बात करते हैं रेस्पिरेशन इन एनिमल्स की। तो रेस्पिरेशन इन एनिमल्स में पहले different animals have different modes of nutrition. Amovia, cell membrane, earthworm, skin, aquatic animal, gills, insect. ये ऐसे मैंने ब्रैकेट में इसलिए लिख दिया, मतलब एमोबिया का जो रेस्पिरेशन न्यूट्रिशन मोड है वो सेल मेम्ब्रेन है, अर्थवर्म का जो न्यूट्रिशन मोड है स्किन है, एक्वेटिक एनिमल्स का जो न्यूट्रिशन ऑफ मोड है गिल्स है, इंसेक्ट्स का स्पाइरिकल्स है। अब हम थोड़ा सा प्रोसेस पे बात। Simple unicellular organ animals like Amovia, Paramecium, Planaria, Euglena, the respiration takes place by simple diffusion of gases through the cell membrane. Most of the animals have, however, specific organs for respiration. Unicellular organisms में diffusion के थ्रू हो जाता है, बट मोस्ट ऑफ द एनिमल जो मल्टी सेलुलर है उनके पास एक स्पेसिफिक जो होता है स्पेसिफाइड ऑर्गन्स होता है रेस्पिरेशन के लिए। द एनिमल्स लाइक अर्थवर्म विच लिव इन द सॉइल, हम तो कहते हैं कि द अर्थवर्म आर नोन एज द फार्मर्स फ्रेंड। तो ये जो सॉइल में रहता है ये अपना स्किन के थ्रू ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करता है एंड स्किन के थ्रू भी ब्रीथ आउट करता है। सो द रेस्पिरेटरी ऑर्गन इन द अर्थवर्म इज द स्किन। और उसके बाद क्या है? एक्वेटिक एनिमल गिल्स। हाँ, द एक्वेटिक एनिमल्स जैसे फिश, प्रॉन्स, मुसल्स, ये क्या इनके पास दे हैव गिल्स एज द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स which extracts oxygen dissolved in water and takes away carbon dioxide from the body. इंसेक्ट्स में क्या होता है? जैसे ग्रासहॉपर, कॉकरोच, हाउस फ्लाई, मॉस्किटो, द टाइनी होल्स कॉल्ड स्पाइरिकल्स आर प्रेजेंट ऑन देयर बॉडी, एकदम टाइनी होल्स, एंड द एयर ट्यूब्स कॉल्ड ट्रेकी आर द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। एकदम इंसेक्ट का बॉडी में स्मॉल होल्स है जिसके थ्रू डायरेक्टली गैस एंटर करता है। और फाइनली आता है मैमल्स। द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स ऑफ द लैंड एनिमल्स सच एज मैन, बर्ड, लिजर्ड, डॉग, फ्रॉग ... हैव लंग्स। बट जो फ्रॉग्स होता है, फ्रॉग्स तो हमने पढ़ा था एम्फीबिया का एक फीचर है, फ्रॉग्स के पास लंग्स भी होता है, स्किन भी होता है। नाउ वंस द एयर एंटर्स द स्किन और लंग्स, blood absorbs the oxygen and transports it to various tissues of the animal. ये जो मैंने अभी ये लाइन बोला ये सब मल्टी सेलुलर एनिमल्स के लिए मतलब एप्लीकेबल है जिसमें डिफ्यूजन का प्रोसेस नहीं होता है, क्योंकि उस सब में क्या होता है कि थ्रू स्पेसिफिक एक ऑर्गन से एंटर करे, यानी कि बाकी पार्ट को चाहिए उससे। लेकिन जैसे यूनिसेलुलर में तो ये डिफ्यूजन के थ्रू हो रहा है, तो ये अलग थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूशन। ऑल द रेस्पिरेटरी ऑर्गन जैसे स्किन, गिल्स, ट्रेकिया, लंग्स 3 कॉमन फीचर्स मिलेंगे। ऑल द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैव 3 कॉमन फीचर। पहला क्या है भाई? ऑल द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैव अ लार्ज सरफेस एरिया टू गेट एनफ ऑक्सीजन। दे हैव थिन वॉल्स फॉर इजी डिफ्यूजन एंड एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेज। दे हैव अ रिच ब्लड सप्लाई फॉर ट्रांसपोर्टिंग रेस्पिरेटरी गैस।
तो ये जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स है इनके पास बहुत लार्ज सरफेस एरिया रहता है, ताकि जब सरफेस एरिया लार्ज हो जाएगा तो ये गैसेस का एक्यूमुलेट करने में हेल्प करेगा, तो एनफ ऑक्सीजन इस तरह से लोग पाते हैं। दे हैव थिन वॉल्स फॉर इजी डिफ्यूजन एंड एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेज। कभी कभी थोड़ा डिफ्यूजन भी काम आता है जैसे यूनिसेलुलर में, तो ये थोड़ा वॉल्स थिन होता है। थर्ड था दे हैव अ रिच ब्लड सप्लाई फॉर ट्रांसपोर्टिंग, क्योंकि जैसे लंग्स में मान लीजिए, तो लंग्स में तो गैस मिल गया भाई, जो ऑक्सीजन गैस मिला था, अभी इसको ट्रांसपोर्ट कर, तो जब ब्लड सप्लाई हाई जल्दी होगा इंटेंसिटी, तो वो जल्दी डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। तो सही स्प्रेड और डिस्कस करते हैं। द एनिमल्स विच लिव इन वाटर, जैसे एक्वेटिक एनिमल्स, दे यूज ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर टू कैरी आउट रेस्पिरेशन। सो ये जो अमाउंट ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन यूज करते रेस्पिरेशन के लिए बहुत हद तक कम है उन एनिमल्स, लैंड टेरेस्ट्रियल एनिमल्स से जो लैंड का ऑक्सीजन यूज करते हैं, मतलब एयर से डायरेक्टली। सो तो ऐसा क्यों है? क्योंकि एक्वेटिक एनिमल्स का जो रेट ऑफ ब्रीथिंग है फास्टर देन द टेरेस्ट्रियल यानी कि लैंड पे जो रहते हैं एनिमल्स, एंड दिस फास्टर रेट ऑफ ब्रीथिंग प्रोवाइड्स मोर ऑक्सीजन टू द एक्वेटिक एनिमल। जल्दी मतलब जैसे मान लीजिए लैंड एनिमल 1 मिनट में 18 टाइम्स ब्रीथ किया, तो वहीं उस तरफ एक्वेटिक एनिमल 32 करेगा, 33 करेगा। तो इस फास्टर रेट ऑफ ब्रीथिंग की वजह से ज़्यादा ऑक्सीजन मिल पाता। So the terrestrial animals use the oxygen of air or atmosphere for breathing and respiration. Thus, a terrestrial animal has an advantage over an aquatic animal in regard to obtaining oxygen for respiration. अब यहाँ एडवांटेज क्यों हो गया? क्योंकि एक्वेटिक एनिमल जिस सराउंडिंग्स में रहता है, अब वो वाटर में एनफ ऑक्सीजन भी है, ये भी कोई श्योरिटी नहीं है इसका। तो ये जो श्योरिटी नहीं है, तो इस वजह से द टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, और लैंड पे तो एनफ ऑक्सीजन होता है, तो ये, और इसी वजह से एक्वेटिक एनिमल्स का फास्टर रेट हो गया। तो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स के पास एक एडवांटेज है ये एक्वेटिक एनिमल्स के ऊपर, कि दे आर सराउंडेड बाय ऑक्सीजन रिच एटमॉस्फेयर फ्रॉम वेयर इट कैन टेक एनी अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। अब हम लोग बात करेंगे प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इन वेरियस फॉर्म्स, जैसे एमोबिया में, अर्थवॉर्म में, फिश एंड ह्यूमन बींग्स। ये हो जाएगा रेस्पिरेशन, फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमंस, फिर ट्रांसपोर्टिंग, ये इसके बाद पार्ट 2 भाई कंप्लीट हो जाए। तब रेस्पिरेशन इन एमोबिया, पहली बात करते हैं रेस्पिरेशन इन एमोबिया। एमोबिया इज अ सिंगल सेल्ड एनिमल एंड डिपेंड्स ऑन सिंपल डिफ्यूजन ऑफ गैसेस फॉर ब्रीथिंग। अब ध्यान से सुनना अभी क्या बनी। तो एमोबिया सिंगल सेल्ड एनिमल, सिंगल सेल्ड यानी कि सिर्फ वन सेल प्रेजेंट है। जैसे ह्यूमंस में बहुत सारे सेल्स है, लेकिन एमोबिया जस्ट अ सिंगल सेल, वन सेल है बस। अब ये जो वन सेल है, बस ब्रीथिंग के लिए इस वन सेल को बस चाहिए और किसी को नहीं। और इसका तो जिस वजह से डिफ्यूजन एनफ है इन लोग के लिए। जैसा प्लांट्स में हमने डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन पढ़ा था, क्योंकि प्लांट डिफ्यूजन काफ़ी, इट इज़ एनफ टू डिस्ट्रीब्यूट द ऑक्सीजन। सो the diffusion of gases take place through the thin cell membrane of ammoebia। अभी हमने पढ़ा था कि जितना thin walls होगा उतना easy diffusion होगा। तो they have thin walls through the cell membrane। अब थोड़ा सा डिटेल में जाते हैं कि एक्चुअली पूरा प्रोसीडियर कैसे होता है, डिफ्यूजन क्या होता है और कैसे ये एमोबिया के अंदर होता है। तो सबसे पहले लेट अस डिस्कस, पहले एमोबिया कहाँ रहता है, लैंड पे या वाटर पे? पहला क्वेश्चन, वेयर डज एमोबिया लिव्स? तो एमोबिया लिव्स इन वाटर। वाटर में क्या होता है? वाटर के, जब वाटर में रहेगा तो कैसे ब्रीथ करेगा? सिंपल है, डिजॉल्व ऑक्सीजन को लेगा, यानी कि सिंपल हो रहा है कि रेट ऑफ ब्रीथिंग थोड़ा मतलब फास्टर होगा। तो ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर, जो ऑक्सीजन रहता है, इट डिफ्यूजेज इनटू द बॉडी ऑफ एमोबिया थ्रू द सेल मेम्ब्रेन। अब डिफ्यूजन जो प्रोसेस है ना बहुत स्लो है, क्योंकि मैंने बताया था थोड़ी देर पहले कि एक, मान लीजिए एक गिलास पानी में 1 चम्मच शुगर लेके उसे छोड़ दिया जाए तो बहुत टाइम लगा कि वो यूनिफॉर्मली खुद फैल जाए, यदि हम लोग कोई सिरप या कुछ भी उसका फास्ट रेट नहीं। लेकिन एमोबिया इतना छोटा साइज में, इतना छोटा 1 सेल है सिर्फ, कि डिफ्यूजन इसको बहुत जल्दी डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। एंड दिस ऑक्सीजन इज यूज्ड फॉर रेस्पिरेशन इनसाइड द एमोबिया सेल। और ये जो रेस्पिरेशन कंटिन्यूसली होते होते कार्बन डाइऑक्साइड, जब फिर कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्ट के रूप में आता है, यानी कि
the respiration produces carbon dioxide and this carbon dioxide gas अब कैसे है diffuses करके आया तो diffuses करके ही जाएगा. It diffuses out through the membrane of ammonia into the surrounding water. ये डिफ्यूजन क्या होता है? डिफ्यूजन सिंपल है भाई कि यदि एक जगह मान लीजिए एक रूम में एक जगह परफ्यूम छिड़कते हैं तो थोड़ा देर के बाद वो पूरा रूम में फैल जाता है, तो इस प्रोसेस को डिफ्यूजन कहते हैं. तो वो एक स्मॉल कंसंट्रेटेड एरिया से टू अ लार्ज कंसंट्रेशन एरिया में पहुंचने के लिए थोड़ा वक्त लगता है एंड दिस प्रोसेस नोन एज डिफ्यूजन. ये मैंने एक एग्जांपल बस दिया. एंड दस द ब्रीथिंग सरफेस ऑफ एमोविया इज सेल्फ सरफेस मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन. एंड इन एडिशन टू एमोविया और भी जो सिंगल सेल्ड एनिमल्स होते हैं जैसे पैरामेशियम, प्लेनेरिया और दे वो लोग भी डिपेंड ऑन सिंपल डिफ्यूजन ऑफ गैसेस. क्यों? बिकॉज दे आर सिंगल सेल. डिफ्यूजन चाहे जितना भी स्लो इतना छोटा साइज है सेल का कि वो हो ही जाएगा आराम से. सो एमोविया, पैरामेशियम एंड प्लेनेरिया ऑल ब्रीथ थ्रू देयर सेल मेम्ब्रेन. In the small single-celled animals such as Ammovia, the volume of their body is so small that oxygen can be introduced quickly into the whole body by the process of diffusion. In क्या मैंने बोला? The volume of their body is so small that oxygen can be introduced quickly into the whole body. मतलब उनका वॉल्यूम ही इतना स्मॉल है, एम्प्टी स्पेस जो है सेल के अंदर वो इतना कम है कि आराम से ऑक्सीजन बहुत जल्दी पहुंच जाता है, बहुत जल्दी. दे रीच वेरी फास्ट. ये क्यों है? बिकॉज ड्यू टू द स्मॉलनेस ऑफ द सेल. ऐसे ही सेल छोटा है भाई और उसमें भी वॉल्यूम अधिकतर नहीं है तो फिर ऑक्सीजन आराम से. सो द ऑक्सीजन डज नॉट हैव टू गो फार. बट जब यही केस ले लिया जाए मल्टी सेलुलर एनिमल्स में तो यही केस नहीं है. मल्टी सेलुलर एनिमल्स में क्या होता है? दे आर लार्जर इन साइज. जैसे अर्थवॉर्म्स थोड़ा सा बड़ा, ग्रासहोपर थोड़ा सा और बड़ा, फिश और बड़ा, मैं और बड़ा. तो ये जो लार्जर एनिमल्स है इनका वॉल्यूम ऑफ बॉडी इतना बड़ा होता है द ऑक्सीजन कैन नॉट डिफ्यूज इनटू ऑल द सेल्स ऑफ द बॉडी क्विकली. डिफ्यूजन पॉसिबल है ही नहीं. एंड दिस इज बिकॉज इन दिस केसेस द ऑक्सीजन हैज टू ट्रेवल अ वेरी लार्ज डिस्टेंस टू रीच ईच एंड एवरी सेल, क्योंकि एक एक सेल रेस्पायर करना चाहता है. सो इन लार्ज एनिमल्स जो होता है एक सर्कुलेटरी सिस्टम होता है जो ये ऑक्सीजन लेता है ब्लड में और सब पार्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है और वहाँ से सेल से कार्बन डाइऑक्साइड लेके एक जगह इकट्ठा कर देता है लंग्स में. एंड दिस ब्लड कंटेन्स रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स व्हिच टेक अप ऑक्सीजन फ्रॉम एयर एंड कैरी इट टू द ब्लड सेल्स. अब थोड़ा सा बारीकी से समझते हैं. जैसे मैंने अभी क्या बोला कि सिंगल सेल जो एनिमल्स होता है उसमें डिफ्यूजन का प्रोसेस होता है. तो जो लार्ज मल्टी सेलर ऑर्गन, इसका कारण क्या मैंने बोला कि सेल इतना बहुत छोटा है और ऊपर से उसका वॉल्यूम भी और नहीं है, मतलब ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल मान सकते हैं. बट जो मल्टी सेलर एनिमल्स होता है उनका साइज भी बहुत बड़ा है, वॉल्यूम भी ज़्यादा है. सो दिस डिफ्यूजन इज इनसफिशिएंट टू मीट द ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट ऑफ लार्ज मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म स्पेशली ह्यूमंस. वाई? बिकॉज द वॉल्यूम ऑफ ह्यूमन बॉडी इज सो बिग that oxygen cannot diffuse into all the cells of the human body quickly. ऑक्सीजन को बहुत लार्ज डिस्टेंस जाना पड़ेगा एक एक सेल तक पहुंचने के लिए. और मैंने अभी कहा था डिफ्यूजन बहुत स्लो प्रोसेस है. एक तो रिसर्च से अभी एस्टिमेटेड हुआ था कि अगर डिफ्यूजन से हमारे पूरे बॉडी में ऑक्सीजन प्रोवाइड किया जाता तो एटलीस्ट उसको 3 साल लगता एक मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन को फैलाने में. समझिए 3 साल. तब तक तो भाई आदमी मर ही जाएगा ऑक्सीजन फैलते फैलते. और ऑन द अदर हैंड जब सर्कुलेटरी सिस्टम होता है ब्लड का एकदम बहुत जल्दी, वेरी फास्ट, विद इन सेकेंड. एंड विद इन सेकेंड दे भी सप्लाई भी करता ले भी लेता, मतलब ऑलमोस्ट 24/7 में मोशन रहता है. ब्लड एकदम कंस्टेंट थोड़ी ना होता है, एकदम चलते रहता है, उसका मोशन डायरेक्ट है. सो एक्चुअली जो ह्यूमन ब्लड है इट कंटेन्स अ रेस्पिरेटरी पिगमेंट कॉल्ड हेमोग्लोबिन which carries the oxygen from the lungs to all the body cells very efficiently, and hemoglobin is also present in red blood corpuscles. अब हम लोग इस प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन थोड़ा लार्ज एनिमल्स में डिस्कस करते हैं जैसे अर्थवर्म, फिश एंड ह्यूमन. देखिए ये थोड़ा सा सिलेबस में क्या है ना कि पहले एग्जाम्पल्स किसका लिया गया भाई? एमोविया, अर्थवर्म, फिश, इंसेक्ट्स और ह्यूमंस. उसी का पढ़ना एमोविया, अर्थवर्म, फिश, इंसेक्ट्स नहीं और ह्यूमंस. अब रेस्पिरेशन इन एमोविया हो गया. रेस्पिरेशन इन अर्थवर्म में क्या है कि द अर्थवर्म एक्सचेंजेस द गैसेस थ्रू इट्स स्किन. अभी हमने पढ़ा था जस्ट
इट एक्सचेंजेस इट्स गैसेस थ्रू स्किन, नहीं तो ये क्या इसका मतलब क्या, दिस मीन्स दैट द रेस्पिरेटरी सरफेस ऑफ एन अर्थवर्म इज द स्किन। उसका स्किन के थ्रू ऑक्सीजन जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड आता है। ह्यूमंस में ऐसा नहीं होता, ह्यूमंस में लंग्स के थ्रू होता है। सो द स्किन ऑफ एन अर्थवर्म इज क्वाइट थिन एंड मॉइस्ट। क्या था कि जितना थिन रहेगा उतना अच्छा है। एंड हैज अ गुड blood supply, so the earthworm absorbs the oxygen needed for respiration through its moist skin. This oxygen, ये जो ऑक्सीजन है पहले all the cells of the earthworm में ट्रांसपोर्टेड हो, सर्कुलेटरी सिस्टम है भाई, ब्लड से ट्रांसपोर्टेड हो गया ऑल पार्ट्स में, और ये रेस्पिरेशन के लिए यूज होता। फिर जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है रेस्पिरेशन से, ये ब्लड के थ्रू फिर से बैक जाता है, फिर एक जगह इकट्ठा होता है। कार्बन डाइऑक्साइड इज एक्सपेल्ड फ्रॉम द बॉडी ऑफ द अर्थवर्म through its skin. So thus in earthworm gaseous exchange takes place through the skin which is thin and moist. So just like earthworms, the leeches also absorb the ये earthworm की तरह leeches भी होता है, they also absorb the oxygen needed for respiration through their skin and carbon dioxide produced inside the leeches also. Simple भाई एमोबिया का है जो diffusion of gases है, earthworm है simple thin and moist skin, ये टर्म को याद, थिन एंड मॉइस्ट स्किन, स्किन के थ्रू ऑक्सीजन जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। ये अर्थवर्म के लिए एप्लीकेबल है, लीचेस के लिए भी एप्लीकेबल। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, यही नेक्स्ट पॉइंट है अब रेस्पिरेशन इन फिश। तो रेस्पिरेशन इन एमोबिया हो गया, रेस्पिरेशन इन अर्थवर्म हो गया फिश के बारे में। तो फिश हैज़ अ स्पेशल ऑर्गन्स फॉर ब्रीथिंग कॉल्ड गिल्स। जैसे अर्थवर्म को मॉइस्ट स्किन हो गया, इसी फिश का गिल्स हो गया, और ह्यूमंस का लंग्स हो गया। तो अभी हम ह्यूमंस पे पहुंच, तो जो गिल्स होता है, the fish has gills on both the side of its head and the gills are covered by gill covers। क्या है, गिल्स का एक प्रोटेक्टिव कवर होता है। क्या है उसका प्रोटेक्टिव कवर, गिल कवर्स। सो दे आर नॉट विजिबल फ्रॉम आउटसाइड। आप देख लीजिए कोई भी फिश मार्केट में, फिश का गिल्स जो होता है वो विजिबल नहीं होता क्योंकि एक गिल कवर से वो प्रोटेक्टेड यानी कि कवर्ड होता है। दे आर ऑल्सो नोन एज गिल कवर्स। नाउ द फिश लिव्स इन वाटर, ये तो नॉर्मल बात है भाई। और ये जो फिश होता है ये डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन को ब्रीथ करता है, बिकॉज द वाटर कंटेन्स द डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन। और और जब फिश को ब्रीथिंग रेस्पिरेशन करना है तो यही ऑक्सीजन, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन को फिश ब्रीथ करता है। ये होता कैसे, अब भाई कोई पानी से ही गैस को ब्रीथ करे तो ये क्या, हाउ इट कैन बी पॉसिबल, ये कैसे हो सकता है, तो अभी डिस्कस कर। तो फिश का पहले गिल्स हो गया, मैंने बताया गिल का एक गिल कवर हुआ जो गिल्स को कवर करता है। तो गिल्स जो होता है ना, खोल बंद होता है ऐसे। तो द फिश ब्रीथ्स बाय टेकिंग इन वाटर थ्रू इट्स माउथ एंड सेंडिंग इट ओवर द गिल्स। माउथ के थ्रू वाटर लेता है, उसके बाद गिल्स ऑलमोस्ट नेक के सामने उसका लोकेटेड है, तो वहाँ तक गया। जब वाटर पास करता गिल्स के थ्रू, तो गिल्स जो होता है एक्सट्रैक्ट कर लेता है डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन को। ये एक स्पेशल फीचर्स है, डायरेक्टली वाटर से डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन को एक्सट्रैक्ट कर लेता है। और फिर जो वाटर फिर जो बच गया वो गिल सिल्ट के थ्रू निकल जाता है, गिल सिल्ट के थ्रू आउट हो जाता है। और ये जो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन जो एक्सट्रैक्टेड होता है वाटर में बाय द फिश व्हेन इट फ्लोज ओवर द गिल्स, ये एक्सट्रैक्टेड ऑक्सीजन ब्लड एब्जॉर्ब कर लेता है फिश का। एंड दिस प्रोसेस इट इज कैरीड टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द फिश। और जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है रेस्पिरेशन से, इट इज ब्रॉट बैक बाय द ब्लड इनटू द गिल्स। और ये फिर वही गिल्स से ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या बोलते हैं एक्सपेल हो जाता है, प्रोड्यूस हो जाता है। एंड दिस फिश हैज नो लंग्स, जो ह्यूमंस की तरह इसके पास लंग्स नहीं, लेकिन द गैसियस एक्सचेंज इन फिश टेक्स प्लेस इन द गिल्स। सो द अब रेस्पिरेटरी सरफेस ऑफ द फिश क्या इज द सरफेस ऑफ इट्स गिल्स। ये एक कॉमन ऑब्जर्वेशन है, जैसे एज सून एज व्हेन अ फिश इज टेकन आउट फ्रॉम वाटर इट डाइज सून, ये तो पता ही है, बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ। अब सोचिए जब वाटर में ऑक्सीजन कम है तो भाई जिंदा, और जैसे उसको बाहर ला दिया जाए तो वो तो और ज्यादा ऑक्सीजन, बट देन ऑल्सो इट डाइज बिकॉज गिल्स जो होता है ना, गिल्स का एक फीचर है कि वाटर से ऑक्सीजन खींच सकता है, नहीं कि हमारे जैसा लंग्स है फिश का जो वो एयर से भी ऑक्सीजन ब्रीथ कर सकता है। अब जैसा ह्यूमन थोड़ी ना वाटर में ऑक्सीजन, तो वही जस्ट अपोजिट है। तो दिस फिश डज नॉट हैव लंग्स टू यूटिलाइज द ऑक्सीजन ऑफ एयर for breathing and respiration. The fish has gills which can extract only dissolved oxygen from water and provide it to fish. Gills cannot take in the oxygen from air on land.
और सिंस फिश डज नॉट गेट ऑक्सीजन फ्रॉम ब्रीथिंग, जब वो पानी से निकाल दिया जाता है, व्हेन टेकन आउट ऑफ वाटर इट डाइज। और ये फिश ही नहीं, ये और भी एक्वेटिक एनिमल्स के लिए भी वही बात है, जैसे प्रॉन्स, मुसेल्स, सब में एक स्पेशल ऑर्गन्स होता है जैसा गिल्स होता है। तब यहाँ पे एक चीज़ नोट डाउन करना है कि फिश और अर्थवर्म डू नॉट एक्सचेंज द गैसेज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इन द सेम वे। ये तो भाई मैंने कितना बार बोल दिया। अर्थवर्म है जो थिन एंड मॉइस्चर स्किन के थ्रू करता है, फिश है जो गिल्स के थ्रू करता है। गिल्स एक और कह सकते हैं फीचर कि फिश वाटर में तो डिजोल्व ऑक्सीजन को ब्रीथ कर रहा है, अर्थवर्म है जो डिजोल्व ऑक्सीजन इन एयर को ब्रीथ कर रहा है। अब आते हैं रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस। सो लाइक अदर लैंड एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स आर एयर ब्रीथर्स। एयर ब्रीथर्स यानी कि ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। व्हाट आर ह्यूमन बींग्स? दे आर एयर ब्रीथर्स। फिश क्या है? वाटर ब्रीथर्स। एयर कंटेन्स ऑक्सीजन। द ह्यूमन बींग्स नीड ऑक्सीजन टू स्टे अलाइव। और सब ऑक्सीजन लेगा, रेस्पिरेशन होगा, फूड का ऑक्सीडेशन होगा, फिर एनर्जी आएगा, एनर्जी से सारा मेटाबॉलिक प्रोसेस होगा, उसके बाद ही बॉडी सही से रहेगा। सो ये ऑक्सीजन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है ह्यूमन के लिए। So now this oxygen helps to break down the food absorbed in the body to release energy, and this energy is used for maintaining our life, और कह सकते हैं biochemical process, metabolic processes of the body. So the process by which energy is released from food in our body is called respiration. और इसके दो बाई प्रोडक्ट होता है, ये तो बार बार हमने इक्वेशन में पढ़ ही लिया है। कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर द टू बाई प्रोडक्ट्स ऑफ रेस्पिरेशन। द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है क्या? नहीं है, हाँ एक तो देखिए, जैसे देखिए कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ये हमेशा ह्यूमन हमेशा एरोबिक रेस्पिरेशन, जैसे मैंने बताया था थोड़ी देर पहले कि एनएरोबिक जो रेस्पिरेशन होता है वो सिर्फ स्पेशल यानी कि एक्सरसाइज या हेवी एक्सरसाइज करते समय होता है। ऐसे ह्यूमन का 99% एरोबिक ही चलता है, 99 के 99.99 बोलेंगे। तो ये है 6 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 6 वाटर, यहाँ पे मैंने लिख ही दिया। सो जो ये दो प्रोडक्ट, व्हाट आर द टू बाई प्रोडक्ट्स ऑफ रेस्पिरेशन? बस इतना, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। और ये जो प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन है एक एक सेल ऑफ द बॉडी में पार्ट लेता है। और ये कैसे लेगा? इट इन्वॉल्व्स आवर रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस के बाद नेक्स्ट टॉपिक वही है, रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। सो ये फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, जैसे फिश में गिल्स होता है तो ह्यूमंस में लंग्स होता है। लंग्स के साथ भी थोड़े कंपोनेंट्स और होता है, जिसके लंग्स अकेले नहीं करता ये पूरा रेस्पिरेशन, तो ये पूरा कंपोनेंट्स को रेस्पिरेटरी सिस्टम आई। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस रेस्पिरेटरी सिस्टम? द फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम इज टू ब्रीथ इन ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन एंड टू ब्रीथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड बाय रेस्पिरेशन। Or what are the breathing organs of human beings? Lungs. Lungs are the breathing organs of human beings. It is in the lungs. Lungs ही वो पार्ट है जहाँ गैसेस एक्सचेंज होता है ब्लड और एयर में, जो कि है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। सो अब थोड़ा सा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के थोड़ा डिटेल में चलते हैं, लेकिन डिटेल में जाने से पहले ब्रीदिंग का प्रोसेस को थोड़ा सा बारीकी से समझते हैं, जो ये एक रेस्पिरेशन का इम्पोर्टेंट पार्ट है। बहुत लोग रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग के पार्ट में कंफ्यूज हो जाते हैं। ये सिंपल है, सिंपल टर्म है। पहले शुरू करते हैं। सो वी कैन लिव विदाउट फूड एंड वाटर फॉर मेनी डेज, जैसे 1 दिन का व्रत, 2 दिन का व्रत होता है। बट हम लोग बिना एयर का, बिना ऑक्सीजन का, वी कैन नॉट लिव मोर देन अ फ्यू मिनट्स। दिस इज बिकॉज एयर इज मोर नेसेसरी फॉर ब्रीथिंग, मतलब मोस्ट नेसेसरी कह सकते हैं। अब ये एयर इज नेसेसरी। रेस्पिरेशन क्या है? रेस्पिरेशन है ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, और ब्रीथिंग हो गया से एयर लेना और छोड़ना। अंदर क्या और उससे नहीं मतलब, खाली एयर, इनहालेशन एंड एक्सहालेशन, इनहालेशन एंड एक्सहालेशन। कैसे? जैसे ब्रीथिंग के समय वी टेक एयर इनटू आवर लंग्स थ्रू द नोज एंड देन एक्सपेल इट, लेकिन अंदर क्या हो रहा है? कैसे ऑक्सीजन ले रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड कैसे दे रहा है? अंदर का जो प्रोसेस है वो भी एक रेस्पिरेशन, वो भी एक पार्ट हुआ, तो वो पार्ट प्लस देना और लेने का ब्रीथिंग कहते हैं, और ब्रीथिंग प्लस ये इज इक्वल टू रेस्पिरेशन। सो द ऑर्डिनरी एयर विच वी टेक इनटू द, अब एक बात और है, अब हम कहते हैं कि द ह्यूमंस ब्रीथ इन ऑक्सीजन, इसका मतलब क्या है भाई? कि एयर में तो मिक्सचर ऑफ गैसेज, एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैस। अब ह्यूमन लंग्स थोड़ी ना एक्सट्रैक्ट कर सकता है डायरेक्टली ऑक्सीजन पूरा, थोड़ी ना,
तो ये क्या एक्चुअली कह सकते हैं कि आवर लंग्स टेक द एयर रिच इन ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन का कंटेंट थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन ये नहीं कि पूरा ही ऑक्सीजन है, ऐसा नहीं होता है। और सिमिलरली जब एयर एक्सपेल होता है लंग से तो कार्बन डाइऑक्साइड रिच कंटेंट है, यानी कि अब ब्रीथिंग को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि ब्रीथिंग इज द प्रोसेस बाय विच एयर which is rich in content of oxygen is taken inside the body of an organism, and air which is rich in content of carbon dioxide is expelled from the body with the help of breathing organs, like breathing organs to lungs here. one breath जो होता है one inhalation plus one exhalation. inhalation को हिंदी में कह सकते हैं कि सांस लेना, और exhalation को कह सकते हैं सांस देना, यानी कि inhalation is taking in air rich in content of oxygen and exhalation in air expelling the air rich in carbon dioxide. So the taking in of air rich in oxygen into the body during breathing is called inhalation, and giving out the air rich in carbon dioxide is called exhalation. Both inhalation and exhalation take place regularly during breath. यानी कि वन ब्रीथ में क्या हुआ, वन ब्रीथ में वन inhalation plus one exhalation. And we know that air contains oxygen, so when we breathe in air it is actually the oxygen gas, जो ये oxygen gas होता है यूटिलाइज किया जाता है बॉडी. So thus we breathe in air, यानी कि हम लोग उस एयर हवा को सांस में लेते हैं to supply oxygen to the cells of our body and help in the breakdown of food to release energy. ये हुआ सांस लेने में. और सांस देने में we breathe out to remove waste product like carbon dioxide from our body which is produced, जो breakdown of the food cells carbon dioxide नहीं. अब यहाँ एक क्वेश्चन बनता है कि भाई रेस्पिरेशन में ब्रेकडाउन के बाद कार्बन डाइऑक्साइड ही नहीं वाटर भी आता है. हाँ, तो वाटर तो हम खुद भी जानते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, तो वाटर नहीं भी निकले तो कोई प्रॉब्लम, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड यदि नहीं एक्सक्रीटेड यानी कि एक्सपेल्ड अगर नहीं होता कार्बन डाइऑक्साइड तो ये प्रॉब्लम हो सकता है एक ऑर्गेनिज्म के लिए. अब ब्रीथिंग का मैकेनिज्म को थोड़ा सा समझते हैं. इतना तो समझ गए कि ब्रीथिंग में इनहेलिंग है, एक्सहेलिंग है, इनहेलेशन है, एक्सहेलेशन, सांस लेना देना ऐसे ही चलता है. सो द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग टेक्स प्लेस इन आवर लंग्स आर कनेक्टेड टू आवर नॉस्ट्रिल्स थ्रू नेसल पैसेज और नेसल कैविटी एंड विंड पाइप. सो जब हम हवा सांस लेते हैं तो ये हमारे नॉस्ट्रिल्स में जाता है, नॉस्ट्रिल्स के बाद नेसल पैसेज यानी कि नेसल कैविटी में जाता है, उसके बाद विंड पाइप में जाता है, फिर ये विंड पाइप से लंग्स तक पहुंच गया. लंग्स में आवर टू लंग्स हैंग इन एन एयर टाइट स्पेस इन आवर बॉडी कॉल्ड चेस्ट कैविटी. चेस्ट कैविटी प्रोटेक्ट करता है. सो अराउंड द साइड्स ऑफ द चेस्ट कैविटी इज द रिब केज विद द शीट ऑफ मसल बिटवीन द रिब्स. द रिब केज एनक्लोजेस द लंग्स. At the bottom of the chest cavity is a curved sheet of muscle called diaphragm. Diaphragm forms the floor of chest cavity. जो lungs होता है ना, lungs का बेस को कहता है diaphragm. मतलब diaphragm डाइजेस्टिव सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम का सेपरेशन को कह सकते हैं. सो ब्रीथिंग जब ब्रीथिंग करता है ना तो ये रिब के जो डायफ्राग्राम का मूवमेंट पर डिपेंड करता है. पहला केस आता है इनहेलेशन का, दूसरा केस आता है एक्सहेलेशन. यही तो है ब्रीथिंग. इनहेलेशन यानी कि ब्रीथिंग इन करते समय क्या, जब हम हवा सांस लेते हैं यानी कि व्हेन वी ब्रीथ इन, दो चीज़ एक बार में हो जाता है. पहले तो रिब्स जो होता है रिब केज का वो अपवर्ड एंड आउटवर्ड जाता है और डायफ्राग्राम हो जाता है कॉन्ट्रैक्ट एंड मूव्स डाउनवर्ड. यानी कि जो रिब्स होता है वो ऊपर और बाहर निकलने का कोशिश करेगा और जो डायफ्राग्राम होता है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा. एक्सपेंशन होते से फैलना होता है, कॉन्ट्रैक्शन थोड़ा सा मतलब चपना होता है. कॉन्ट्रैक्शन एंड मूव्स डाउनवर्ड, ये एकदम नीचे जाएगा. यही जो अपवर्ड आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ द रिब केज और डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ डायफ्राग्राम दोनों का नेट इफेक्ट ये होता है कि चेस्ट कैविटी का स्पेस इंक्रीज हो जाता है. और जब चेस्ट कैविटी का स्पेस इंक्रीज होता है लंग्स और एक्सेसिव एयर को लेने में हेल्प कर सकता है और इस केस में जब लंग्स एक्सपैंड हो जाता है. अब तो हो गया भाई इनहेलेशन का. और एक्सहेलेशन में क्या होता है, जब व्हेन वी ब्रीथ आउट, जब हम हवा छोड़ते हैं, सो व्हेन वी ब्रीथ आउट और एक्सहेल टू थिंग्स फिर से ही होता है. अब लेकिन इस बार अपोजिट होता है. क्या होता है, जो रिब केज रहता है, रिब्स रहता है रिब केज का, ये डाउनवर्ड एंड इनवर्ड जाएगा. ऑन द सेम टाइम डायफ्राग्राम होगा ये आउटवर्ड एंड अपवर्ड जाएगा. तो फिर से ये दोनों का नेट इफेक्ट से क्या होता है कि चेस्ट कैविटी का स्पेस पूरा डिक्रीज करता है. डिक्रीज करेगा इसका मतलब क्या कि
कि जो भी एयर लंग्स में है वो बाहर निकल जाए। और बाहर कहाँ से निकलेगा? विंड पाइप के थ्रू, फिर से विंड पाइप के नेसल कैविटी के थ्रू नॉस्ट्रिल्स से नोजस से निकल गए। सो एज अ चेस्ट कैविटी बिकम्स अ स्मॉलर एयर इज पुश्ड आउट ऑफ द लंग्स। तो इतना याद रखना है, ब्रीथिंग इन करते समय क्या होगा, रिबकेज जो है मतलब रिब्स जो है रिबकेज का वो अपवर्ड एंड आउटवर्ड जाएगा, डायफ्राग्राम कॉन्ट्रैक्ट एंड मूव डाउनवर्ड होगा। इन एक्सहेलेशन करते समय क्या होगा, रिब्स जो है रिबकेज का डाउनवर्ड एंड इनवर्ड होगा, और द डायफ्राग्राम का होगा वो रिलैक्सेशन यानी कि एक्सपेंशन एंड अपवर्ड जाएगा। चलिए अब मैकेनिज्म समझ गया ब्रीथिंग का। अब आता है रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमंस, सिर्फ ह्यूमंस का रेस्पिरेटरी सिस्टम। सो ह्यूमन बींग्स जो होता है सिर्फ लंग्स नहीं, लंग्स को छोड़ के भी और बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं जो रेस्पिरेशन में है, एंड वी कॉल देम ऑर्गन्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। मेन ऑर्गन्स क्या है रेस्पिरेटरी सिस्टम का? नोज, एकदम ऑर्डर में याद रखना, नोज, नेसल पैसेज, ट्रेकिए, ब्रोंकी, लंग्स, डायफ्राग्राम। सो अब कैसे कैसे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को पूरा डिटेल से समझते हैं। पहला, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होता है नोज से स्टार्ट होता है। इट बिगिंस फ्रॉम द नोज। फिर नोज में 2 होल्स होता है विच आर कॉल्ड नॉस्ट्रिल्स। ये 2 होल्स को नॉस्ट्रिल्स कहते हैं। ये जो नॉस्ट्रिल्स के बाद एक पैसेज होता है जो नेसल पैसेज होता है। जो ये एयर फॉर रेस्पिरेशन होता है ना, ये बॉडी के अंदर नॉस्ट्रिल्स के थ्रू जाता है, और ये नॉस्ट्रिल्स के थ्रू नेसल पैसेज में जाता है। अब ये नेसल पैसेज और माउथ कैविटी का हो सकता है टकराव, लेकिन बट इट इज सेपरेटेड फ्रॉम द माउथ कैविटी, यानी कि माउथ कैविटी को कह सकते हैं बकल कैविटी और ओरल कैविटी बाय हार्ड बोनी पैलेट। ये सेपरेशन बहुत ज़रूरी है क्योंकि एयर और फूड का सेपरेशन बहुत ज़रूरी होता है, सो दैट वी कैन ब्रीथ इन एयर व्हेन वी आर ईटिंग फूड। अरे भाई जब खाना खाते सांस लेते कि नहीं लेते? सो दिस नेसल पैसेज जो है, नेसल पैसेज यानी कि नॉस्ट्रिल से विंड पाइप तक का कनेक्शन में, इट इज लाइंड विथ फाइन हेयर एंड म्यूकस। म्यूकस कहाँ से आता है भाई? ये नेसल पैसेज का अंदर से ही सिक्रेशन से आता है। सो जब व्हेन एनी एयर पासेस थ्रू द नेसल पैसेज, जो भी इम्प्योरिटीज और डस्ट पार्टिकल्स हैं ये नेसल हेयर में ट्रैप्ड हो जाता है और ये म्यूकस के थ्रू क्लीन हो जाते हैं, सो दैट क्लीन एयर कैन गो इनटू लंग्स। और द पार्ट ऑफ थ्रोट बिटवीन द माउथ एंड विंड पाइप इज कॉल्ड pharynx. और फ्रॉम द नेसल पैसेज air enters into the pharynx and then goes into the windpipe. pharynx भी एक तो बहुत कंफ्यूजिंग चीज़ है कि वो डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है भाई कि रेस्पिरेटरी, कहने को ये दोनों का पार्ट है। कहते हैं pharynx से जब नेसल पैसेज से विंड पाइप में आ गया तो pharynx से दोनों पाइप निकलते हैं, विंड पाइप भी जाता है, फूड पाइप भी जाता है। और कभी कभी क्या होता है जब खाना खाते खाते जब हम बोलने लगते हैं तो ये कभी कभी गलती से फूड फेरिंग्स के थ्रू विंड पाइप में जाने, तब हमें खांसी आती है। ये बहुत डेंजरस है, इसलिए खाने समय भाई नहीं बोलना चाहिए, पहले सतर्क हो जाओ। सो द पार्ट ऑफ द थ्रोट बिटवीन द जो माउथ और विंड पाइप का जो कंपोनेंट है इसको फेरिंग्स कहते हैं। और फ्रॉम द नेसल पैसेज एयर एंटर्स इनटू द फेरिंग्स एंड देन गोज इनटू द विंड पाइप। अब ये विंड पाइप यानी कि विंड पाइप और ट्रेकिया में कंफ्यूजन है, दोनों एक ही चीज़ है, याद रखना। अब चाहे मैं जितना देर से विंड पाइप बोल रहा हूँ उतना देर से अगर ट्रेकिया भी बोला जाए तो बात वही है। ट्रेकिया इज अ ट्यूब विच इज कॉमनली नोन एज विंड पाइप। यही एक ही बार द एयर कमिंग फ्रॉम द नॉस्ट्रिल्स ड्यूरिंग ब्रीथिंग पासेस थ्रू ट्रेकिया। और ट्रेकिया डज नॉट कोलैप्स इवन व्हेन देयर इज नो एयर इन इट बिकॉज इट इज सपोर्टेड बाय रिंग ऑफ सॉफ्ट बोन्स कॉल्ड कार्टिलेज। अब आप बोलोगे भाई एयर तो आते जाते रहता है तो फिर यहाँ केसी कहाँ से आ सकता है कि एयर ही नहीं रहे? हाँ हो सकता है, जब सांस रोकते हैं तब तो एयर नहीं रहेगा उस समय, तो उस समय ट्रेकिया एक सिलेंडर जैसा ऐसे मैं दिखा सकता हूँ थोड़ा रफ में, ऐसे हो गया ट्रेकिया। तो जब एयर नहीं रहा तो ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट करेगा ऐसे ऐसे, है ना, लेकिन ये होता नहीं, क्यों? ऐसे रिंग टाइप सर्कल बना रहता है। दिस आर नोन एज कार्टिलेज रिंग्स। ये कार्टिलेज रिंग्स एयर नहीं भी रहा तो ये जैसे रेलवे का पटरी, अब वो जो रॉड है वो जो बीच में लगाया जाता है, यदि उसको हटा भी उसी की वजह से कभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, ना ज़्यादा एक्सपैंड कर सकता है, यही सबसे बड़ा कारण। तो ट्रेकिया डज नॉट कोलैप्स इवन व्हेन देयर इज नो एयर इन इट बिकॉज इट इज सपोर्टेड बाय रिंग्स ऑफ सॉफ्ट बोन्स कॉल्ड कार्टिलेज। द अपर एंड ऑफ ट्रेकिया हैज अ वॉइस बॉक्स कॉल्ड लैरिंग्स। अब ये लैरिंग्स क्या है भाई? वॉइस बॉक्स तो जान रहे, अभी मैं बोल रहा हूँ लैरिंग्स की वजह से बोल रहा हूँ भाई, इसी वॉइस बॉक्स को लैरिंग्स कहते हैं। द ट्रेकिया रन्स डाउन द नेक एंड डिवाइड्स इनटू, अब ये जो विंड पाइप है
विंड पाइप 2 स्मॉलर ट्यूब में टूट जाता है। अब बताइए 2 ट्यूब ही क्यों? 2 लंग्स है भाई, तो 2 ही ट्यूब में टूटेगा, 3 लंग्स तो है नहीं। तो ये ये दो ट्यूब टूटता है, ये एक एक ट्यूब जाता है एक लंग्स में। अगर आप रेस्पिरेटरी सिस्टम के डायग्राम को देखें तो 2 ट्यूब जाते हैं 2 लंग्स में। इस ट्यूब दे आर नोन एज ब्रोंकी एंड एट इट्स लोअर एंड द सिंगुलर ऑफ ब्रोंकी इज ब्रोंकस। एक ट्यूब को ब्रोंकस कहते हैं और 2 ही ट्यूब तो होता है तो ब्रोंकी कहते हैं। अब ये द ट्रू ब्रोंकी आर कनेक्टेड टू द 2 लंग्स ऑन द लंग्स लाई इन द चेस्ट कैविटी। ये हमने मैकेनिज्म ब्रीथिंग में पढ़ लिया है। चेस्ट कैविटी और थोरेसिक, अब यहाँ पे फिर से चेस्ट कैविटी और थोरेसिक कैविटी एक ही चीज़ है। विच इज सेपरेटेड फ्रॉम एब्डोमिनल कैविटी बाय अ मस्क्यूलर पार्टीशन कॉल्ड डायफ्राग्राम। जो चेस्ट कैविटी मैंने अभी कहा ही था कि डायफ्राग्राम चेस्ट कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी का सेपरेशन है बाय मस्कुलर। द लंग्स आर covered by 2 thin membranes called pleura and the lungs are enclosed in a rib cage made of bones called ribs। अब ये ब्रोंकस जो है लंग्स में तो गया, अब लंग्स के अंदर क्या होता है? ईच ब्रोंकस डिवाइड्स इन द लंग्स टू फॉर्म अ लार्ज नंबर स्टिल स्मॉलर ट्यूब्स कॉल्ड ब्रोंक्यूल्स। और जो सबसे स्मॉलेस्ट ब्रोंक्यूल्स एकदम एंड टिप पे आ जाता है उसमें बहुत छोटे छोटे ईयर सैक्स होते हैं। अभी ईयर सैक्स में भी एल्वियोली बोल के होता है, एक बहुत स्मॉल कंपोनेंट। एल्वियोली के अंदर एल्वियोलस होता है। सो ये जो एल्वियोली का वॉल है दे आर वेरी थिन एंड दे आर सराउंडेड बाय थिन ब्लड कैपिलरीज। थिन क्यों है? ताकि सरफेस एरिया थोड़ा लार्ज हो। और ये एल्वियोली लास्ट पार्ट है, लास्ट इंटरनल सबसे इंटरनल पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम है जहाँ गैसियस एक्सचेंज हो जाता है। ब्लड से आया कार्बन डाइऑक्साइड, ले लिया ऑक्सीजन, ये एल्वियोली। और यहाँ 1-2 एल्वियोली नहीं भाई, मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ एल्वियोली आर देयर। और ये जो मिलियंस ऑफ एल्वियोली इन द लंग्स प्रोवाइड अ वेरी लार्ज सरफेस एरिया फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेज। और ये जो लार्ज सरफेस एरिया यही मैक्सिमाइज करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा एक बार में एक्सचेंज हो जाए गैसेज। सो इफ अगर हम इमेजिन एस्टिमेट करते हैं कि यदि सारे एल्वियोली फ्रॉम द दोनों 2 ह्यूमन लंग्स आर अनफोल्डेड मतलब एक एक करके अलग कर दिया जाए तो उसका एरिया एटलीस्ट 80 स्क्वायर मीटर्स होगा, यानी कि अंदाज करके एक टेनिस कोर्ट का पूरा साइज होगा। बताइए, सिर्फ लंग्स देखते कितना छोटे से, लेकिन 80 मीटर स्क्वायर का एरिया। एंड दिस डायफ्राग्राम इज अ शीट ऑफ मसल बिलो द लंग्स। बस समझना है लंग्स कहाँ पे रेस्ट करता है, डायफ्राग्राम पे से रेस्ट करता है। डायफ्राग्राम का बहुत सारा फंक्शन है। पहला तो यह सेपरेशन है एब्डोमिनल कैविटी फ्रॉम द चेस्ट कैविटी और सेपरेशन ऑफ एब्डोमिनल कैविटी फ्रॉम थोरेसिक कैविटी। एंड द मसल्स ऑफ चेस्ट, यानी कि जो चेस्ट कैविटी ऑल्सो हेल्प इन ब्रीथिंग इन एंड ब्रीथिंग आउट। ये तो एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन पर डिपेंडेंट है। हाँ फ्रेंड्स, एक चीज़ याद आया, मैं वो सोच रहा था बोलने, लेकिन ये जो एक्सपेरिमेंट्स है ना बीच बीच में प्लांट्स के में भी, वहाँ 4 एक्सपेरिमेंट थे फोटोज, इसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा। हालांकि अभी हम थ्योरी पे डिस्कस करेंगे, एक्सपेरिमेंट का मैं अलग वीडियो बनाऊंगा। सो व्हेन वी ब्रीथ इन एयर, जब हम एयर लेते हैं तो डायफ्राग्राम एंड द मसल अटैच टू द रिब्स कॉन्ट्रैक्ट ड्यू टू विच आवर चेस्ट कैविटी एक्सपैंड्स एंड दिस एक्सपेंशन मूवमेंट ऑफ द चेस्ट इंक्रीजेज द वॉल्यूम इनसाइड द चेस्ट कैविटी। Due to the increase in volume, the air pressure decreases inside the chest cavity and air from outside rushes into the lungs through the nostrils, trachea and bronch. So इस तरीके से जब हम ब्रीथिंग इन करते तो एयर सैक्स और एल्वियोली पूरे भर जाते हैं ऑक्सीजन से। वहाँ कैपिलरीज एक्सचेंज कर लेते हैं। ब्लड में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड चल गया एल्वियोली में और वो जो ऑक्सीजन था एल्वियोली में चल गया ब्लड अपना रास्ता निकल गया। अब कार्बन डाइऑक्साइड रिवर्स पाथ लेके आउट हो जाएगा। So as the blood passes through the tissue of the body, the oxygen present diffuses into the cells। मैंने क्या कहा था कि डिफ्यूजन से नहीं फैल सकता, लेकिन अब आप पूछेंगे कि डिफ्यूजन अभी मैंने एक सेल के लिए बोला, लेकिन वहाँ एमोबिया का तो पूरा बॉडी ही एक सेल है, तो वो तो एक सेल में बहुत है, तो हमारा भी एक सेल में डिफ्यूजन हो तो बहुत है। लेकिन पूरा बॉडी में यदि डिफ्यूजन हो तो अभी हमने एस्टिमेट किया ही था कि 1 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन सिर्फ 3 साल लेगा। 3 साल में तो क्या नहीं हो जाएगा भाई। तो ये द कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूजेज इनटू द ब्लड ड्यू टू इट्स हायर कॉन्सेंट्रेशन इन बॉडी टिश्यूज। फिर ये ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड को लेके लंग्स पे जाता है, वेयर इट डिफ्यूजेज इनटू द एल्वियोली। सो व्हेन वी ब्रीथ आउट, जब हम एयर छोड़ते हैं तो डायफ्राग्राम और मसल्स अटैच टू द रिब्स रिलैक्स ड्यू टू विच आवर चेस्ट कैविटी कॉन्ट्रैक्ट्स एंड बिकम्स अ स्मॉल।
बस ये कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन ये पूरा प्रोसेस ऑफ गैसियस एक्सचेंज इज कंप्लीटेड इन द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब थोड़ा सा टर्म्स पे बात करें, जैसे ब्रीथिंग साइकिल में व्हेन एयर इज टेकन इट और लेट आउट द लंग्स ऑलवेज कंटेन अ सर्टेन रेसिडुअल वॉल्यूम ऑफ एयर सो दैट देयर इज सफिशिएंट टाइम फॉर द ऑक्सीजन टू बी अब्जॉर्ब्ड इनटू द ब्लड एंड फॉर द कार्बन डाइऑक्साइड टू बी रिलीज। इसको मैं हिंदी में समझाता हूँ। जैसे हम सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, आप पूरे जान से सांस छोड़ते जाइए, लेकिन एक पॉइंट आ जाएगा कि आप उसके आगे, देखिए मैं ही करके, इससे ज्यादा मैं नहीं कर सकता। क्योंकि जो इसके आगे अगर एयर जा ही नहीं सकता, यदि इसके आगे एयर निकलता है तो लंग्स क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू हो जाए, तो वो तो हो नहीं सकता। तो ये जो एयर जो बचता है ना, इसको रेसिडुअल वॉल्यूम ऑफ एयर कहते हैं। इसका बहुत, जैसे आप सांस रोक के रखे तो ये जो रेसिडुअल वॉल्यूम ऑफ एयर है ये अपना काम करते रहेगा, मतलब आपका रेस्पिरेशन, इसीलिए आपका रेस्पिरेशन एटलीस्ट 30, 40, 50 सेकंड तक रुक सकता है। स्विमर के लिए, एथलीट के लिए थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है। एक्सपेरिमेंट टू शो दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, ये हम बाद में करेंगे। रेट ऑफ ब्रीथिंग, so the process of breathing pumps in oxygen into our body. Breathing occurs involuntarily, but the rate of breathing is controlled by the respiratory system of brain. The average breathing rate in an adult man at rest is about 15 to 18 times per minute. The breathing rate increases with increased physical activity. यानी कि जो process of breathing होता है ना, पहले ऑक्सीजन लेना फिर कार्बन डाइऑक्साइड हटाना, बस यही तो है। So breathing occurs involuntarily, but the rate of breathing is controlled by the respiratory system of the। जो एवरेज ब्रीथिंग रेट होता है एक एडल्ट मैन का रेस्ट पीरियड में, यानी कि मतलब एक्सरसाइज नहीं कर रहा है स्पेशली, तो उस समय 15 to 18 टाइम्स पर मिनट होता है। और ये जो ब्रीथिंग का रेट है इट इंक्रीजेज विथ आवर इंक्रीज्ड फिजिकल एक्टिविटी। मतलब जैसे हम लोग कोई फिजिकल एक्टिविटी या एक्सरसाइज करते हैं तब उस समय हमारा ब्रीथिंग रेट नॉर्मल से थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। ये नॉर्मल एक ऑब्जर्वेशन है, हम करके भी देख सकते हैं, पता चल ही जाएगा। सो ऐसा क्यों है, बिकॉज जब हम कोई एक्सरसाइज करते हैं तो उस समय थोड़ा सा ज़्यादा एनर्जी चाहिए। ज़्यादा एनर्जी का मतलब जल्दी और सेल्स ब्रेक डाउन करेगा एटीपी या फूड को, तो उस समय ज़्यादा एनर्जी को ब्रेक डाउन करने के लिए ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी। दैट इज़ वाई द ब्रीथ रेट इंक्रीजेज, सो दैट जितना आप एक्सरसाइज कर रहे हैं उसके हिसाब से एनर्जी प्रोविजन हो सके। सो दैट इज़ वाई सो रैपिड ब्रीथिंग सप्लाइज मोर ऑक्सीजन टू बॉडी सेल्स फॉर प्रोड्यूसिंग मोर एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर डूइंग फिजिकल एक्सरसाइज। इसीलिए वी ब्रीथ फास्टर आफ्टर एक्सरसाइज so as to produce more energy to compensate the loss of energy suffered by our body in doing exercise। अब तो ख़त्म हो जाएगा रेट ऑफ ब्रीथिंग, इसका लास्ट टॉपिक है। सो वी ऑल ब्रीथ थ्रू नोज एंड वी कैन however not breathe inside water when we are diving। हाँ ये तो नॉर्मल से। सो दिस इज बिकॉज वाटर डज नॉट हैव फ्री एयर और ऑक्सीजन फॉर अस टू ब्रीथ। ह्यूमन्स जो लैंड एनिमल्स है वो फ्री एयर चाहते हैं बिकॉज दे कैंट यूज द डिजॉल्व ऑक्सीजन इन वाटर टू ब्रीथ। एंड ऑन द अदर हैंड एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं जो फ्री ऑक्सीजन नहीं ले सकते हैं बट दे कैन ब्रीथ द डिजॉल्व ऑक्सीजन, सो दे हैव ऑन स्पेशल प्रॉपर्टीज। सो जो नॉर्मल रेंज होता है हीमोग्लोबिन इन द ब्लड ऑफ अ रेगुलर एडल्ट अ पर्सन इज फ्रॉम 12 to 18 ग्राम्स पर डेसीलीटर ऑफ ब्लड। बस ये नंबर याद रखना, क्या है भाई, 12 to 18, बस यही 12 to 18 ग्राम बाई डेसीलीटर, जी बाई डी, ये हटाने कैपिटल एल होगा, डेसीलीटर। जब एक आदमी में हीमोग्लोबिन का डेफिशिएंसी ऑफ हीमोग्लोबिन in the blood of a person reduces the oxygen carrying capacity of blood resulting in breathing problems, tiredness and lack of energy. The person looks pale and loses weight। ये एक हीमोग्लोबिन डेफिशिएंसी होने का एक सिम्टम है। क्या है वह सिम्टम, उस समय आदमी अपना वेट लूज करना बहुत जल्दी होगा, ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स होगा, टायर्डनेस लगेगा, लैक ऑफ एनर्जी, ऐसा बहुत कुछ। सो एक कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग भी इसी से कुछ रिलेटेड है।
जब कोई कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मेशन होता कैसे, पहले तो उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है CO और कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला CO2, यानी कि दोनों से देखा जाए तो CO2 में एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ज़्यादा है। तो इससे क्या लगा सकता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड का तभी फॉर्म होता है व्हेन देयर इज अ डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन इन बर्निंग, यानी कि कोई चीज़ जल रहा है उसमें ऑक्सीजन का डेफिशिएंसी, तो कार्बन डाइऑक्साइड की जगह कार्बन मोनोऑक्साइड निकलेगा। ये कार्बन डाइऑक्साइड से बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है। ये होता कैसे भाई, कार्बन मोनोऑक्साइड जब एक व्हेन इट इज़ इनहेल्ड बाय अ पर्सन, जब एक आदमी उसे सांस ले लेता है तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ बहुत स्टेबल कंपाउंड फॉर्म करता है, जिस वजह से जब ऑक्सीजन आता है तब हीमोग्लोबिन उस ऑक्सीजन से कंबाइन नहीं करता और धीरे धीरे वो क्या बोलता है, वो अपना पूरा स्टेबिलिटी बढ़ाने लगता है। और ये अगर बहुत लॉन्ग टाइम तक परसिस्ट कर सकता है तो आदमी मर भी सकता है, उसके ब्रेन पर भी इफेक्ट आ सकता है, एंड इट कैन इवन डाई ड्यू टू ऑक्सीजन स्टार्वेशन। So each of the persons having breathing problems or respiratory problems are given oxygen mask to facilitate breathing. ये तो, और ये the patient is put on a machine called ventilator in which a tube is inserted directly into the trachea of the patient to help him breathing कर। ये तो जब से कोविड-19 आया तो वेंटिलेटर ऑक्सीजन मास्क तो सुन ही रहे तो समझ ही रहे। अब आते हैं पार्ट 2 का लास्ट टॉपिक है ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट द बॉडी ऑफ, जो एक बॉडी ऑफ एवरी ऑर्गेनिज्म, हर एक ऑर्गेनिज्म मतलब तो बॉडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स होता है, इट इज मेड अप ऑफ सेल्स। एक लार्ज ऑर्गेनिज्म हैज मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ सेल्स इन इट्स बॉडी। सो इन ऑर्डर दैट द ऑर्गेनिज्म मे बी एबल टू मेंटेन इट्स लाइफ एंड सर्वाइव, ऑल इट्स सेल्स मस्ट बी सप्लाइड। हर एक सेल को एक एसेंशियल सब्सटेंसेस मिलना चाहिए, जैसे फूड, ऑक्सीजन, वाटर एक्सेट्रा। So some arrangement is required inside an organism which can carry the essential feed substances to all its parts so that they reach each and every cell of its body. In everyday language, जो हर एक ट्रांसपोर्ट मीन्स टू कैरी थिंग्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, चाहे वो हमारे बॉडी के सब्सटेंस हो चाहे कॉर्डियल लाइफ में। सो इन बायोलॉजी ट्रांसपोर्ट इज अ लाइफ प्रोसेस in which a substance absorbed in one part of the body of an organism is carried to other part of its body. Large organisms need transport systems in their bodies to supply all the cells with food, oxygen, water and other materials. So in fact special tissues and organs are needed for the, कोई normal तार नहीं ना भाई कैसे इधर से चलिए उधर से चलिए, नहीं, एक special tissues are required for the transport of substances in plants and animals, because these tissues and organs can pick up the essential like food, oxygen, water. तब हम ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ प्लांट एंड ह्यूमन बींग्स के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि प्लांट्स और एनिमल्स में ट्रांसपोर्ट सिस्टम कैसे होता है। फ्रेंड्स वीडियो की लेंथ कुछ ज़्यादा बड़ी हो चुकी है। अब ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, इन एनिमल्स, सर्कुलेटरी सिस्टम और एक्सक्रीटरी सिस्टम, ये 4 पार्ट सब अगले पार्ट 3 में कंप्लीट कर लेंगे। Thank you friends for watching this video.